मेरा नाम हेमंत अग्रवाल है. आई एम द होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ टुडेज वेबिनार कंडक्टेड बाय chshelpforum.com. This website is specifically for relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee as well as housing society members. It has very simple language articles, draft of applications, वेबिनार वीडियोस. जैसे आज हम वेबिनार कर रहे हैं तो इसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. वेबसाइट में पुराने सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और जैसे जैसे वक्त मिलेगा वैसे वैसे और चीजें भी ऐड करती जाएंगे. एमसीएस एक्ट है, एमसीएस इलेक्शंस वगैरह है. दिस आर ऑलरेडी uploaded in the website. We have also created a WhatsApp group. Joining is only by invitation. जिस किसी को भी हमारा हाउसिंग सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो मुझे एक प्राइवेट व्हाट्सएप भेज दें. सभी दोस्तों से ये निवेदन है कि स्पीकर को इंटरप्ट ना करें. जो भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके आज के रिलेटेड टॉपिक के ही होने चाहिए, वो आप अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए. समय रहेगा तो लास्ट में 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन हम कर सकते हैं. क्वेश्चंस ओनली रिलेटिंग टू टुडेज टॉपिक विल बी टेकन अप and other questions will be ignored. आज का टॉपिक है इलेक्शंस. कैसे कंडक्ट करना है, क्या कानून वगैरह है, थोड़ा सा ब्रीफ में हम बताते हैं. टॉपिक बहुत बड़ा है, शायद हम आज पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम जितना हो सकेगा उतना हम लोग बातचीत करेंगे इस पे. बाकी हम इस पर क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे. हाउसिंग सोसाइटी इलेक्शन है, एक बड़ा टाइम पास है. ज्यादातर 20% मेंबर्स के लिए एक टाइम पास होता है और 80% मेंबर्स को इलेक्शन वगैरह के बारे में या हाउसिंग सोसाइटी के अफेयर्स के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है. जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स है, जो इलेक्शन लड़ता है जो कैंडिडेट, वो सडनली आपसे बहुत फ्रेंडली हो जाता है, आपसे झुक के बात करेगा, सब कुछ करेगा और आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील करवाएगा. ये आप सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं. जब तक वो जीतते नहीं है और एक बार इलेक्शन खत्म हो जाता है तो आपकी अहमियत और इम्पोर्टेंस सब खत्म हो जाती है. ये भी सारा आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं. टिपिकली मैनेजिंग कमेटी का टर्म फिक्स्ड है 5 इयर्स के लिए. अनलेस मैनेजिंग कमेटी, दैट इज एमसी, वी टेक इट एज अ शॉर्ट फॉर्म नाउ. अगर एमसी का फिक्स टर्म 5 साल का है, लेकिन बीच में कभी कभी एमसी डिसॉल्व हो जाती है या डिसमिस्ड हो जाती है या डिबार्ड भी हो जाती है, तो उनका टर्म वहीं पे खत्म हो जाता है. काफी पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, कैसा क्या करना होता है, काफी कुछ चीजें होती है इसके अंदर. 2 मंथ पहले, 2 महीना, मैनेजिंग कमेटी का टर्म खत्म होने के 2 महीने पहले मैनेजिंग कमेटी को इलेक्शन की तैयारी करनी होती है. और जो इलेक्शन करना है वो इलेक्शन रूल्स 2014 और इलेक्शन रूल्स 2019 अंडर एमसीएस एक्ट, उसके तहत करनी पड़ती है. देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज. ए टाइप का मतलब हो गया जैसे साकर कारखाने वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, मिल्क सोसाइटीज हैं. इनके जो पैरामीटर्स है वो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है. दूसरा है बी टाइप ऑफ सोसाइटीज. बी टाइप्स का मतलब क्रेडिट सोसाइटीज टाइप की हो गए, बड़े बैंक्स वगैरह हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे आप देखते हैं, वो भी, इनके भी पैरामीटर हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सी टाइप की सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन 250 मेंबर के ऊपर की सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल है. ये अभी रिसेंटली अमेंडेड हुआ है. डी टाइप ऑफ सोसाइटीज, जो अभी हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये भी रिसेंटली अमेंडेड हुआ है. आज की बात है वो ई टाइप ऑफ सोसाइटीज. नए रूल के हिसाब से इसमें 250 मेंबर, मतलब 5 मेंबर से लेके 250 मेंबर की जो सोसाइटी है,
उसके इलेक्शन वगैरह के बारे में आज की बातचीत है। इसका मतलब ये हुआ कि हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सिर्फ दो टाइप की सोसाइटीज एप्लीकेबल है, एक सी टाइप की सोसाइटी और एक ई टाइप की सोसाइटी। हम हमेशा सुनते हैं आरओ। आरओ का मतलब होता है रिटर्निंग ऑफिसर, और वो डिस्ट्रिक्ट या तालुका पैनल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। समटाइम्स ए न्यूट्रल आरओ कैन बी अपॉइंटेड अमंग देमसेल्व्स बाय सीएचएस। इसका मतलब ये हुआ कि इस हाउसिंग सोसाइटी अपना खुद का इलेक्शन ऑफिसर यानी रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। वो न्यूट्रल होना चाहिए, मीन्स वो जो सोसाइटी रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ही हैज टू बी ए न्यूट्रल पर्सन। और भी कानून में ये भी प्रावधान दिया गया है कि मैनेजिंग जो प्रेजेंट मैनेजिंग कमेटी, आज के दिन के मैनेजिंग कमेटी है, जो ऑडिटर है, मैनेजर है, वो भी आरओ का पोस्ट या आरओ की जवाबदारी नहीं संभाल सकता है। अगर हाउसिंग सोसाइटी आरओ अपॉइंट नहीं करती है तो आपके वार्ड के डिप्यूटी रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकते हैं। वार्ड के डिप्यूटी रजिस्ट्रार को एडिशनल अधिकार दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड वार्ड इलेक्शन ऑफिसर। वार्ड इलेक्शन ऑफिसर आपके टिपिकल डिप्यूटी रजिस्ट्रार भी हो सकते हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी हो सकते हैं। बायलॉज के हिसाब से और एक्ट के हिसाब से रिजर्व सीट्स हैं मैनेजिंग कमेटी में। तो वो रिजर्व सीट्स ऐसा है कि रिजर्व सीट्स में दो वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स है, एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, और एक विमुक्त जाति वगैरह वगैरह के लिए है। इसका वर्णन आपको सेक्शन 124, 154 20 में मिल जाएगा, 154 बी 20 में मिल जाएगा, 154 बी 21 में भी मिल जाएगा। किसी कारणवश अगर ये जो रिजर्व सीट्स हमने बताया, टू वुमन, ओबीसी, एसटी, वीजे, अगर वो अवेलेबल नहीं है, कॉन्टेस्ट नहीं करते, कई सोसाइटियों में ये रिजर्व सीट्स के लोग है ही नहीं, सरकार ने प्रोविजन दे दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं है तो उनकी सीट्स एम्प्टी रहेगी हमेशा के लिए, जब तक नया फ्लैट धारक नहीं आ जाता जो रिजर्व सीट्स का है। लेकिन रिजर्व सीट्स के लिए जनरल कैटेगरी के लोग, जनरल कैटेगरी मीन्स जो नॉन रिजर्व वाले, उसके ऊपर इलेक्ट नहीं हो सकते और रिजर्व सीट्स के ऊपर अपॉइंट भी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व सीट्स तब तक एम्प्टी खाली बने रहेंगे जब तक रिजर्व कैटेगरी का मेंबर सामने नहीं आ जाता। कोरम, अब कोरम की बात करते हैं तो कोरम का वर्णन एक्ट में नहीं दिया हुआ है और रूल्स में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोरम का वर्णन, डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स इज गिवन इन द बायलॉज। सोसाइटी का जो अप्रूव्ड बायलॉज है उसमें दिया हुआ है। तो कोरम का फॉर्मूला ऐसा है कि 100 मेंबर तक की सोसाइटी है तो उसका नॉर्मल कोरम, अगर 100 मेंबर की सोसाइटी में 6 जनरल कैटेगरी के हुए और 2+1+1 रिजर्व कैटेगरी के हुए, तो सब मिला के 11 का कोरम हुआ। दिस इज फॉर अप टू 100 मेंबर सोसाइटी। तो टिपिकली ये स्ट्रेंथ से देखने से कोरम उनका 6 का बनता है। इसी तरह 101 से लेके 200 मेंबर की सोसाइटी का कोरम 7 का बनता है, कमेटी 13 की बनती है। 200 से लेके 300 की सोसाइटी की लेके 15 की कोरम बनती है, 15 की कमेटी बनती है, कोरम 8 का बनता है। इसी तरह मैक्सिमम जो एमसी का स्ट्रेंथ है वो 19 तक जाता है। कोरम का एक सिंपल फंडा है कि जो भी इलेक्टेड कमेटी आती है, जैसे मानो 11 मेंबर की कमेटी चुननी है, तो 11 मेंबर का आधा करके उसको राउंड ऑफ करना है, तो हमें 6 का कोरम मिलता है जो बायलॉज में डिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप 11 मैनेजिंग कमेटी मेंबर सामने नहीं आते और इलेक्शन में सिर्फ
7 ही कमिटी मेंबर आते हैं, 7 ही चुन के आते हैं, बाकी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। तो अब 7 का आधा हुआ 3.5 और राउंड ऑफ करते हैं तो 4। तो इस स्थिति में आपका कोरम बनेगा 4 का। सो इफ आरओ इलेक्शन रिजल्ट सर्टिफिकेट, जब आरओ आपका इलेक्शन कंडक्ट करता है तो 100% इट इज इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है कि उससे इलेक्शन रिजल्ट सर्टिफिकेट लिया जाए। ये सर्टिफिकेट डिक्लेयर करेगा कि आप कब इलेक्ट हुए और आपका टर्म कब खत्म होने वाला है। उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड कमिटी मेंबर्स आएंगे या तो जो लेस उसने इलेक्ट किए वो आएगा। आपने सुना होगा कि पिछले कानून में जो मेंबर के 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं उनको मैनेजिंग कमेटी में कॉन्टेस्ट करने का, लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। वो सेक्शन था 73CA। बट नाउ अभी सेक्शन जो अमेंडमेंट हुआ 2019 में, सो 154B(2) ब्रैकेट 2 के अंतर्गत ये 73CA हाउसिंग सोसाइटी के लिए निकाल दिया गया। इसका मतलब 73CA हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर बाकी सोसाइटियों के लिए एप्लीकेबल है। बाकी सोसाइटी क्या हुए, जैसे मैंने आपको बताया, मिल्क सोसाइटीज है, एग्रीकल्चर सोसाइटीज है, क्रेडिट सोसाइटीज है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आज के दिन में कोई मेंबर के 2 बच्चे से भी ज्यादा है तो भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। कानून ने वो प्रोविजन जो था पहले वो निकाल दी। अब इलेक्शन की तैयारी कैसे करनी है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ऐसा है कि मैनेजिंग कमेटी को, हर सोसाइटी के पास में आई रजिस्टर और जे रजिस्टर्स होता है। वो आई और जे रजिस्टर को अपडेट करना 100% कंपलसरी है। 100% 1000%, इट इज एब्सोल्युटली कंपलसरी, जिसके बगैर आपका इलेक्शन आप नहीं कंडक्ट कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका आई और जे रजिस्टर अपडेटेड नहीं है तो आप इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट नहीं कर सकते। फिर सेकंड काम जो मैनेजिंग कमेटी को करना है वो है डिफॉल्टर का लिस्ट, जिसका 3 महीने से ज्यादा का डिफॉल्ट अमाउंट बाकी है, उसका एक लिस्ट बनाना है। सो लिस्ट, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स हु आर इन डिफॉल्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज फॉर 3 months एंड अबव। फिर एक दूसरा लिस्ट बनाना है जिसमें डीबार्ड मेंबर्स हैं। जैसे पुरानी मैनेजिंग कमेटी कई बार कुछ गलतियां करती हैं या कानून का उल्लंघन करते हैं तो कानून रजिस्ट्रार उनको डीबार कर देता है 5 साल के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को डीबार करते हैं, या कोई और इंक्वायरी हुई या गबन पाया गया, पैसे का गबन करने वाले कोई कमेटी मेंबर्स को डीबार किया हुआ है, तो जब डीबार होता है तो वो 5 साल के लिए डीबार होते हैं। तो उसका एक लिस्ट बनाना है मैनेजिंग कमेटी को, who have been debarred under section 75, 76, 82, 88 और 120-23(3). और भी कई सेक्शंस है, लेकिन ये प्रमुख सेक्शंस है। ये सारा चीज अप्रूव करना है आपको मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में। उसके बाद में जब आपने डिफॉल्टर का लिस्ट बना दिया तो आपको रिकवरी नोटिस सारे डिफॉल्टर को इश्यू करना है। हर 20-20, 15-15, 20-20 दिनों के अंतराल में, गैप में आप इस नोटिस को इश्यू करें। अगर आप ये नोटिस इश्यू नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोटिस इश्यू नहीं करते हैं तो जो डिफॉल्टर है वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन इलेक्शन के तुरंत बाद सेक्शन में लिखे हुए कानून के हिसाब से वो तुरंत डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। तो इलेक्शन आपका कंडक्ट हुआ, आपने उसको नोटिस नहीं दिया, वो डिफॉल्टर कॉन्टेस्ट भी कर लिया उसने इलेक्शन, वो लड़के आ भी गया,
सीट आने के बाद में वो तुरंत डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। तो आपका जो इलेक्शन जो प्रोसेस किया आपने वो पूरा वेस्ट, आपने जितने भी खर्चे किए वो भी पूरे वेस्ट हो गए। रिमेंबर, ध्यान रखिए कि डिफॉल्टर विल बी डिस्क्वालिफाइड टू कॉन्टेस्ट ओनली if they have been served recovery notices. Defaulters are entitled to vote and exercise all normal rights of membership. सेकेंड स्टेप, आई और जे रजिस्टर के हिसाब से आपको एक लिस्ट बनाना है, वो भी अल्फाबेटिकली वाइज, फ्लैट नंबर वाइज नहीं बनाना है। फ्लैट नंबर वाइज नहीं बनाना है, अल्फाबेटिकली वाइज बनाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी का नाम अनिल शर्मा है, तो अनिल शर्मा का फर्स्ट नेम नहीं आएगा, सरनेम वाइज फर्स्ट नेम आएगा उसका। तो किसी का नाम अग्रवाल है अगर, तो ए अग्रवाल सरनेम है तो उसका नाम नंबर 1 पे आएगा। आई जस्ट रिपीट कि फ्लैट नंबर वाइज आपका प्रोविजनल मेंबर लिस्ट नहीं बनेगा, आपका वो बनेगा अल्फाबेटिकली वाइज। अल्फाबेटिकली मतलब नेम वाइज, नॉट इवन फ्लैट नंबर वाइज एक्सेट्रा। आपका ये जो प्रोविजनल मेंबर का लिस्ट बनेगा अंडर रूल 76D, इसके अंदर आपके सारे के सारे नाम होंगे, मतलब ज्वाइंट मेंबर्स के। समझो एक फ्लैट में अगर 4 ओनर्स हैं तो चारों के नाम उसी सीक्वेंस में होंगे जो एग्रीमेंट में है, जो शेयर सर्टिफिकेट, जो आई रजिस्टर में है, जो शेयर सर्टिफिकेट में है, सेम टू सेम सीक्वेंस में होंगे। कई बार फर्स्ट प्राइमरी मेंबर अपना कोई एसोसिएट मेंबर भी अपॉइंट कर लेता है, तो उसका भी नाम प्रोविजनल मेंबर्स में आएगा। और जो नॉमिनी मेंबर्स हैं, जिसको हम अभी आजकल हम लोग कहते हैं कि प्रोविजनल मेंबर, उसका भी नाम आ जाएगा उसके अंदर। ये जो प्रोविजनल की बात किया हमने, दैट इज प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट। प्रोविजनल वोटर लिस्ट जो है वो रूल 76C(3) के अंतर्गत चेयरमैन और सेक्रेटरी के सिग्नेचर के अंडर में प्रिपेयर होगा। प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट आरओ नहीं बनाएगा, आरओ के सिग्नेचर में नहीं बनेगा। आरओ मीन्स रिटर्निंग ऑफिसर। किसी कारणवश अगर एमसी ने प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट नहीं बनाया ड्यू डेट के पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको लिस्ट बनाना है आपके मैनेजिंग कमेटी का पीरियड टेन्योर खत्म होने के 2 महीने पहले। अगर किसी कारणवश एमसी ने प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट नहीं बनाया, तो देन डेप्यूटी रजिस्ट्रार विल डेप्यूट अथोराइज्ड ऑफिसर टू प्रिपेयर सच लिस्ट। कोई ऑर्डिनरी मेंबर भी सोसाइटी का रजिस्ट्रार को कंप्लेन करके एक पिटीशन डाल सकता है कि इलेक्शन का टर्म पूरा हो चुका है इनका, इन्होंने प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट लगाया नहीं है, आरओ का रिक्वेजिशन फाइल नहीं किया है, तो आप अपना अधिकारी भेजो, अथोराइज्ड ऑफिसर भेजो ताकि वो बनाए। प्रोविजनल लिस्ट मस्ट इंक्लूड सीरियल नंबर, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ ऑल मेंबर्स एंड मेंबरशिप नंबर। मेंबरशिप नंबर मतलब आई रजिस्टर का जो रजिस्टर नंबर होगा वो आएगा, उसकी उम्र, जो आई रजिस्टर में जो भी उम्र दर्ज है, मानो अगर वो 25 साल पहले का दर्ज है तो 25 साल पहले की उम्र वहीं पे दिखाए। आई रजिस्टर को लिटरली रिप्रोड्यूस करना है आपको प्रोविजनल लिस्ट में, और उसका जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो। आपके मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में 2 महीने पहले मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में ये आपको प्रोविजनल मेंबर्स लिस्ट, प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट को अप्रूव करना है और एक रेजोल्यूशन पास करना है। रेजोल्यूशन शुड बी प्रपोज्ड एंड सेकेंडेड प्रॉपरली। मैनेजिंग कमेटी में ये देखना है कि डिस्कस एंड अप्रूव प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट एज ऑन अब कट ऑफ डेट डिक्लेयर करना है आपको। तो मानो आपका 2 महीने पहले आपने बनाया, उदाहरण के तौर पे एक तारीख लेते हैं हम लोग लेटर से 31 मार्च
2021 को बनाया आपने वो प्रोविजनल लिस्ट, तो आपका कट ऑफ डेट आएगा 31 मार्च। उसके बाद में अगर 5 अप्रैल को कोई नया मेंबर ज्वाइन होता है तो उसका नाम ये प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट में नहीं आएगा। तो प्रोविजनल वोटर लिस्ट को मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में लेकर उसका प्रॉपर रेजोल्यूशन रिकॉर्ड करना है, अप्रूव करना है कि हमने प्रॉपरली प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट बनाया हुआ है। उसके बाद में दूसरा एजेंडा लेना है टू डिस्कस एंड डिसाइड टू पब्लिश लिस्ट ऑफ प्रोविजनल वोटर्स ऑन सोसाइटी नोटिस बोर्ड with notice inviting objections, corrections with supporting documentary evidences। कई बार क्या होता है कि प्रोविजनल लिस्ट आप आई रजिस्टर जे रजिस्टर से बनाते हो, आपका आई रजिस्टर जे रजिस्टर शायद कभी कभी अपडेटेड नहीं भी होता है, या आपके मैनेजिंग कमेटी में उसको अपडेट नहीं किया किसी कारणवश, तो कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं। एग्रीमेंट में 2 नाम है लेकिन आई रजिस्टर में सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है, तो वो जो मेंबर है वो अपना ऑब्जेक्शन सोसाइटी को देना है कि देखो ये प्रोविजनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, इसको आप ये ऐड करो, इसका मैं शेयर सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, एग्रीमेंट का इंडेक्स 2 दे रहा है जहाँ पे सबका नाम है, ये एसोसिएट मेंबर मैंने अपॉइंट किया वो उसका नाम नहीं है, ये उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको ऐड करो। ये सारी चीजें आपको आरओ के सामने प्रस्तुत करना है, मैनेजिंग कमेटी को देना है, मैनेजिंग कमेटी उस चीज को आरओ को देगा। वो मैनेजिंग कमेटी ने एक बार प्रोविजनल लिस्ट बना दिया, एमसी मीटिंग में पास कर दिया, तो वो प्रोविजनल लिस्ट को अमेंड या चेंजेस नहीं करेगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्रोविजनल मेंबर लिस्ट जो है वो चेयरमैन सेक्रेटरी के सिग्नेचर के अंडर पब्लिश होगा। उसी एमसी मीटिंग में जो प्रिपरेशन जो करना है उसमें ये दूसरा भी एजेंडा लेना है टू डिस्कस एंड डिसाइड टू अपॉइंट आरओ रिटर्निंग ऑफिसर फ्रॉम आरओ पैनल और इन हाउस आरओ। आप अंदर इन हाउस से भी आरओ आप अपॉइंट कर सकते हो, और उसी में आपको ये भी सैंक्शन करना है कि रिलेवेंट आरओ फीस इज हियर बाय सैंक्शन। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने अभी तक ई टाइप के सोसाइटी के लिए आरओ फी का प्रिस्क्राइब्ड फीस डिटरमाइन नहीं किया हुआ है। CHS हेल्प फोरम हैज मेड active representation before the cooperative department with the help of advocate Fatima Fauzdar, and we are expecting some result within a few days। थर्ड स्टेप क्या लेना है आपको? थर्ड स्टेप लेना है आपको अपॉइंटमेंट लेटर उस आरओ को इश्यू करना है। जो भी आपने आरओ को सेलेक्ट किया, मानो आपने अनिल शर्मा को आरओ, एक पैनल रिटर्निंग ऑफिसर का पैनल लिस्ट है, उसमें देख रहे हैं उसका नाम है या नहीं है। और अगर आप इन हाउस आरओ कर रहे हो, कोई भी सोसाइटी के मेंबर को ही आरओ कर रहे हो, तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर देना है और उसका फीस मेंशन करना है उसके अंदर। 0 फीस मेंशन करो या जो भी फीस आप डिसाइड करते हो। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद में आरओ को बोलना है कि आप अपना खुद का रिटर्न कंसेंट लेटर दो कि मैं आपके सोसाइटी का आरओ बनने को तैयार हूं। जब ये कंसेंट लेटर मिल जाता है तो तब आप उसको, ये लिस्ट ऑफ प्रोविजनल मेंबर्स है, प्रोविजनल वोटर्स, ये लिस्ट उसको देना है। साथ में उसको देना है INJ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स फॉर स्क्रूटनी। तो चेक करेगा, उसका काम है, उसकी ड्यूटी है। वो बोलेगा कि नहीं ठीक है, आपने जो बनाया वही ठीक है, नहीं, जो उसका ड्यूटी है वो उसको करना ही करना है। और ऑल्सो एनी ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड बाय द सोसाइटी, जैसे रूल 76E में लिखा हुआ है कि 10 दिनों के अंदर प्रोविजनल लिस्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आरओ को हैंड ओवर करना है। आरओ को और क्या देना है? वो लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स जो बनाया था हमने, और जो हमने वो 3 रिकवरी नोटिस इश्यू किए थे डिफॉल्टर्स को, वो देना है। आरओ को सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ लेटेस्ट बायलॉज, आपके जो रजिस्टर्ड बायलॉज हैं सोसाइटी के, बाजार में जो बायलॉज मिलता है वो नहीं। योर बायलॉज शुड बी रजिस्टर्ड विद द स्टैम्प एंड सील ऑफ द रजिस्टर, वही आपका बायलॉज होता है।
बाजार से लिया हुआ बायलॉज इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर दिस पर्पसेस। और एक और लिस्ट देना है जिसमें आपका डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस जो है मेंबर के, उस कट ऑफ डेट वो देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट मिलने के बाद में आरओ का काम है फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स बनाने का। वो बनाने के बाद में उसका काम है सोसाइटी के नोटिस बोर्ड में पब्लिश करना अंडर हिज ओन सील एंड साइन। अब मैनेजिंग कमेटी फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स नहीं बना सकती, वो खाली पैनल ऑडिटर या आपका इन हाउस ऑडिट, पैनल ऑडिटर नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर या इन हाउस आरओ ही कर सकता है वो। इलेक्शन प्रोग्राम के डिक्लेयर होने के पहले डिफॉल्टर्स आपके सोसाइटी में जो भी हैं, दे कैन क्लियर देयर ड्यूज। डिफॉल्टर्स अपना जो, अगर उसका 6 महीने का ड्यूज बाकी है और वो उसका नाम फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स में नहीं आया, प्रोविजनल में भी नहीं आया, फाइनल में भी नहीं आया, तो वो अपना ड्यूज सारा क्लियर कर सकता है। और विद द कंसेंट ऑफ आरओ, आरओ यहाँ पे डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है, ध्यान रखिए। पूरा इलेक्शन का दारोमदार, पूरा इलेक्शन का डिस्क्रिशन इज गिवन टू द रिटर्निंग ऑफिसर। उसके शब्द फाइनल है और उसके शब्द पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार मतलब वार्ड इलेक्शन ऑफिसर के पास में आपको अपील करना है। तो आरओ का अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि साहब मैं डिफॉल्टर था लेकिन ये मैंने चेक दे दिया है या डीडी दे दिया है या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया पेमेंट का, तो आरओ का काम है कि फाइनल लिस्ट में उस डिफॉल्टर का नाम, जिसने आप डिफॉल्टर नहीं है, उसको ऐड कर देना है। किसी कारणवश अगर आरओ नहीं सुनता है, नहीं समझता है इस चीज को, देन वो जो डिफॉल्टर है ही हैज टू मेक ए सिंपल एप्लीकेशन टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार स्टेटिंग द फैक्ट्स, गिविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, और डीआर आरओ के नाम पे डायरेक्टिव लेटर इश्यू कर देगा कि इसका नाम फाइनल लिस्ट में इंक्लूड करो। एक और मजेदार चीज है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका कट ऑफ डेट लिस्ट है 31 मार्च का, हमने डिसाइड किया 31 मार्च का है, फिर हमने ये भी बोला कि अगर मानो 5 तारीख को कोई नया मेंबर आ जाता है सोसाइटी में, नया मेंबर बन जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसके मेंबरशिप, और वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है। अब चूंकि उसका नाम प्रोविजनल लिस्ट में भी नहीं है और उसका नाम फाइनल लिस्ट में भी नहीं है, तो ये नया जो मेंबर है ही कैन स्टिल राइट पुट एन एप्लीकेशन टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार मतलब वार्ड इलेक्शन ऑफिसर कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता हूं, आप आरओ को डायरेक्शन दो कि मेरा नाम फाइनल लिस्ट में आप जोड़े करके। डेप्यूटी रजिस्ट्रार टिपिकली ऐसे डायरेक्शंस दे चुके हैं, ऐसे एग्जांपल्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं। कई लोगों ने पूछा है कि इलेक्शन ऑनलाइन हो सकता है क्या? तो इलेक्शन का ऐसा है कि ऑनलाइन का प्रोविजन नहीं है। वोटर एंड कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट। जो वोटर है उसको फिजिकली प्रेजेंट होना है, या तो बैलेट बॉक्स में वोट डालने के। वोटर एंड कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जिसने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है इलेक्शन के लिए, he has to be physically present to vote, to cast his vote. However, depending on various parameters, permission from the ward election officer, that is the deputy registrar, and returning officer, postal ballot is possible. I'll just repeat, depending on various parameters, अलग अलग क्राइटेरिया है इसके अंदर में, और प्री डिटरमाइन करने के बाद में डेप्यूटी रजिस्ट्रार और आरओ के coordination से postal ballot voting is also possible. Voting on
बिहाफ ऑफ थर्ड पर्सन, मतलब प्रॉक्सी वोटिंग जिसको कहते हैं, कि अनिल शर्मा मेंबर है सोसाइटी का, लेकिन रवि राव आके बोलता है कि मैं उसके बिहाफ में वोट करता हूँ, मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है या अथॉरिटी लेटर है, तो वो परमिसिबल नहीं है। जैसे हमारे देश का इलेक्शन हुआ ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, तो आपको ये बता दें कि वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इज परमिसिबल अंडर रूल 2(2) प्रोविजन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी आप अपना इलेक्शन वोटिंग कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर इन द सेंस आरओ इज अपॉइंटेड बाय डेप्यूटी रजिस्ट्रार, उसके सही सिक्के में अपॉइंट किया जाता है। तो जब वो सही सिक्के में अपॉइंट हुआ है डीआर के, तो ही बिकम्स ए डीम्ड गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 of the Indian Penal Code, and RO becomes the sole authority. Hence, he has got vast executable powers and can summon police for relevant action against rowdy people, न्यूसेंस जो कर रहे हैं, झगड़ा वगैरह कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या दूसरे को डरा धमका रहे हैं। तो ये रूल, इलेक्शन रूल 86 के अंडर में उसको ये पावर दिया हुआ है। आपके सोसाइटी में मानो 5 फ्लैट कोई कंपनी का या फर्म नाम पे है, तो यहाँ पे ऐसा समझना चाहिए आपको कि ओनली इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन्स कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। कंपनी या फर्म ओन्ड फ्लैट्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। हाउएवर, कंपनी और फर्म ओन्ड फ्लैट्स कैन वोट थ्रू देयर ड्यूली अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव via a BOD resolution or a power of attorney subject to prior acceptance by returning officer। मतलब या तो एक बीओडी रेजोल्यूशन लेके आओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन के तहत में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया हुआ है, जिसके अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी में पावर ऑफ अटॉर्नी हैज टू बी रजिस्टर्ड एंड द बीओडी रेजोल्यूशन हैज टू बी एनेक्स्ड विद द पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये वोट करने के पहले, जो जिस दिन भी वोटिंग है, 3 दिन पहले आरओ को वो पेपर देना है, तब जाके वो प्रतिनिधि उस कंपनी का या फर्म का वो वोटिंग कर सकता है। दूसरी भी एक चीज समझने वाली है कि अगर प्राइमरी फर्स्ट मेंबर के पास 4 फ्लैट है उसके फर्स्ट नेम पे, जैसे फ्लैट नंबर 101, 102, 103, 104, सभी चारों फ्लैट में फर्स्ट नेम अनिल शर्मा है, तो अनिल शर्मा सिर्फ एक ही फ्लैट, कोई भी एक फ्लैट के बेस पे वो वोट कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप वोटिंग के लिए गए, अनिल शर्मा वोटिंग के लिए गया, आरओ ने वोट लिया, उसके फिंगर पे निशान लगा दिया और वो निकल गया। फिर वापस आके बोलता है कि अब मैं सेकंड फ्लैट के लिए वोट करूंगा, लेकिन अब उसके फिंगर में तो मार्क लग चुका है, अब वो वोट नहीं कर सकता उस फ्लैट को बारे में। अब दूसरा थ्योरी भी ऐसा भी है कि अगर अनिल शर्मा का फर्स्ट नेम चारों फ्लैट में है और दूसरे फ्लैट में उसकी वाइफ का नेम है, मानो अनीता का नेम है, तो भी अनीता सेकंड फ्लैट के लिए वोट नहीं कर सकती। प्राइमरी मेंबर ही वोट कर सकता है और उसका प्रतिनिधि वोट कर सकता है। अब चूंकि चारों फ्लैट में प्राइमरी मेंबर कॉमन था, इसके लिए उसके प्रतिनिधि, ज्वाइंट मेंबर्स या एसोसिएट मेंबर अब वोटिंग या कॉन्टेस्टिंग नहीं कर सकते। हम आज के लिए इतना कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वेबिनार पे हम इलेक्शन प्रोग्राम वगैरह का बारे में बात करेंगे, नोटिस कैसे दिया जाता है, आरओ नोटिस कैसे करता है, रिजर्व कैटेगरी को क्या प्रोड्यूस करना पड़ता है लड़ने के लिए, इलेक्शन फीस डिपॉजिट्स वगैरह कितने हैं, आरओ का फीस शेड्यूल कितना है, नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, नॉमिनेशन फॉर्म डेट नंबर होना चाहिए, साइन होना चाहिए, नॉमिनेशन को रिजेक्ट करने का तौर तरीका कैसे होता है, इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन के सिंबल
जैसे पैनल पैनल भी बनते हैं इलेक्शंस के, 4-5 जन मिला के एक पैनल बना सकते हैं। उसी पैनल के अंतर्गत एक कॉमन सिंबल, टॉर्च ले लिया, एक कॉमन सिंबल हो गया, उस हिसाब से लड़ सकते हैं। ये सब सारी चीजें हैं। इलेक्शन डे में क्या क्या करना है आपको, कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं, रिजल्ट कैसे वगैरह होगा, उस सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वेबिनार में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आज का हम ये कंक्लूड करते हुए वी विल टेक अप क्वेश्चन आंसर सेशन। Sir, Hemant sir, We will take up the question answer session which are there in the chat box. There is a question by Arul Raj. Flat owner has given flat on rent. He stays outside Mumbai. How can he vote in the society election? जैसे मैंने कहा कि अगर फ्लैट ओनर है, उसको फिजिकली प्रेजेंट होके वोट कास्ट करना है। पोस्टल बैलेट का प्रोविजन कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन द डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड द आरओ डिसाइड कि प्रोविजन हो सकता है, इतनी सारी मेहनत करा जा सकता है। ओके, कल्पेश जैन का प्रश्न है कि फ्लैट है एचयूएफ के नाम पे, तो जो करता है वो वोट कर सकता है, एचयूएफ का रिजोल्यूशन लगेगा उसके लिए। Arul Raj also is asking कि can one member stand for 2 posts in the society election, secretary and committee member? सर जी ऐसा है कि ये जो इलेक्शन है, दिस इज फॉर इलेक्टिंग ए मैनेजिंग कमिटी मेंबर, दिस इज नॉट फॉर इलेक्टिंग पोस्ट्स। ये हम टॉपिक नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। पर आपके मैनेजिंग कमिटी में जब इलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग कॉल करता है आरओ, उसके बाद में ऑफिस बेरर सेलेक्ट करता है, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। बस सिर्फ उतना ही लिमिट है उसका, और कुछ नहीं है। तो दो पोस्ट वगैरह का प्रोविजन नहीं है फाइट करने का, इलेक्शन लड़ने का प्रोविजन है। Mr. Mirji is asking, reserved seats if empty in an election, can they be filled up later post election? It is possible. जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि इलेक्शन के दिन अगर रिजर्व कैटेगरी वाले कोई नहीं है किसी कारणवश, और जब बाद में अवेलेबल हो जाते हैं, तो दे कैन बी आइदर कोऑप्टेड एंड they can stand for elections also. These are all depending on the deputy registrar, that is the ward election officer. Okay. There is a question by Mrs. Matre. The society is demolished for redevelopment 2 months before the term of the MC gets over. What should be the election conducted in this situation? Or else, what is the procedure? Please guide. Well, for all these things, you have to approach the deputy registrar, give a proper application that the society function is now into suspended animation. There won't be any balance sheet for 3-4 years because of this redevelopment. There won't be any managing committee meetings. There won't be any AGM, etc., etc. And the deputy registrar will properly do the needful for that purpose. It has to be taken on record. But can the joint member be mentioned? There is a question by Mr. Dinshaw. Can the joint holders' name be mentioned on the display list of members installed in the society reception? Society reception. The member insists that he is the joint holder and is staying in the flat, not the first holder, who is the actual member as per INJ. I've already explained, Mr. Dinshaw, कि आपका जो प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ आई रजिस्टर और जे रजिस्टर के बेस पे बनेगा। अगर आपका आई रजिस्टर और जे रजिस्टर इनकम्प्लीट है किसी कारणवश,
तो आप इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको रजिस्ट्रार की परमिशन लेके एथोराइज्ड ऑफिसर को अपॉइंट करवा के आई और जे रजिस्टर अपडेट करवाना पड़ेगा, अगर आपकी मैनेजिंग कमेटी इस चीज पे कोऑपरेट नहीं करती है तो। कोई मेंबर अगर बोलता भी है मैं जॉइंट मेंबर हूं या नहीं हूं, तो उस फ्लैट का एग्रीमेंट का इंडेक्स टू, या तो एग्रीमेंट की कॉपी, शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी, या और कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो आप आरओ को दीजिए और बोलिए कि ऐसा ऐसा पोजीशन है, मैं भी जॉइंट मेंबर हूँ, मेरा भी नाम आना चाहिए। Another question is again by Mr. Dinshaw, whose responsibility is to change the name on the member display board after approval? It is the managing committee's responsibility. Typically, if you see the bylaws, this responsibility is all delegated solely to the secretary. But this authority can be delegated to other managing committee members via a proper notice agenda resolution of the managing committee. Can society display multiple names, all joint holders on the board? Yes, sir. Why not? If there is space available, अगर जगह है तो why not? आप डिस्प्ले कर दीजिए। टिपिकली हर सोसाइटी में अगर आप देखें तो फर्स्ट मेंबर का ही नेम डिस्प्ले होता है, क्योंकि इतना बड़ा नोटिस बोर्ड वगैरह नहीं होता है। Means joint holder, but whose name does not stand first in the shared certificate. As per election rules, associate member definition as chapter 2A is confusing. Kindly advise. Madam, your entire question is in fact confusing. Associate member can contest elections. Associate member is the associate member of only and only the primary member. Joint members cannot, joint member cannot appoint associate member. That discretion is given only and only to the first member. Anil sir, we'll come back to you after this chat box questions are over. Dues up to which date? 31st March or current date? वेल आपका जो प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट बनेगा, जैसे हमने बताया कि एक कट ऑफ डेट हम डिसाइड करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि 31 मार्च को हम प्रोविजनल मेंबर लिस्ट बनाते हैं। तो डिफॉल्टर है जो 3 महीने पहले तक का डिफॉल्टर है, उसको हम डिफॉल्टर एक्ट के हिसाब से उसको हम डिफॉल्टर बोलते हैं। तो 31 मार्च को अगर आप उसका नाम डाल देते हैं तो वो 3 महीना नहीं होता है उसका। 31 मार्च इज योर लास्ट डेट। तो 3 महीना पहले का जो डिफॉल्टर है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर वो डिफॉल्टर है 31 दिसंबर तक का, 31 मार्च जनवरी तक का वगैरह, तो वो आपको वो डेट लेना पड़ेगा। मिस्टर नितिन पाटिल, आई टेक अप योर क्वेश्चन आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग। The next part of our election lecture will be held on any coming Saturday. Right now, it is not possible to determine, but we will be definitely doing it, sir. Mr. Dinsha has another question. What if the lesser is staying in Mumbai? Can he vote? If the member in the final voters list is staying in Mumbai, then he can definitely vote. He has to be present to vote, that is for sure. मिस्टर नितिन पाटिल हैज ए क्वेश्चन कि वो बोलते हैं कि 2 फ्लैट में अनिल शर्मा प्राइमरी मेंबर है। Yeah. Just mute yourself, sir. I'll come back to you.
So as per election rules, associate member, जॉइंट ओनर जो है, प्राइमरी मेंबर, मतलब 4 फ्लैट जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बताया कि चारों फ्लैट में अगर अनिल शर्मा इज योर फर्स्ट प्राइमरी मेंबर और सेकंड फ्लैट में अनीता उसकी बीवी जॉइंट मेंबर है, तो सेकंड फ्लैट में उसकी वाइफ अनीता कैन नॉट वोट बिकॉज द फर्स्ट प्राइमरी मेंबर इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट्स फॉर ऑल द फ्लैट्स. However, if Anita's name was the primary member or Anil Sharma's name was the second joint member, then he could have voted. Now, once Anil Sharma has given his vote, then he cannot give his right to another associate or to his joint member. The criteria यहाँ पे मुद्दा कैसा है कि फर्स्ट प्राइमरी मेंबर का फर्स्ट वोट है, उसके बाद में अगर सेकंड फ्लैट में उसकी वाइफ है या उसका ब्रदर है या और कोई है तो उसको वोटिंग अथॉरिटी नहीं मिलता है. अगर उसका नेम प्राइमरी मेंबर में आता है तो उसको वोटिंग अथॉरिटी मिल जाता है. Even if he wants to contest, he cannot contest, right? See, Anil Sharma for flat number 101 can contest elections. Flat number 102, again Anil Sharma is the first primary member. Then he cannot contest the elections. For flat number 102. No, his wife can contest by filling 10A form. No, for the second flat. No, not for the second flat because the first primary member has already exercised his rights for flat number 101. Okay. As I told you, however, if Anita is the primary member and Anil Sharma is the second, then she could have done it. Okay. संजीव थोबरे का एक क्वेश्चन है, if two flats are there and first name is there and first name is one flat and second flat first name on wife, can both of them do voting? जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 2 फ्लैट है, फर्स्ट फ्लैट में अनिल शर्मा फर्स्ट नेम है, सेकंड फ्लैट में अनीता शर्मा फर्स्ट नेम है, तो दोनों अपना अपना वोट कास्ट कर सकते हैं. अनिल शर्मा ने वोट कास्ट कर दिया, सेकंड फ्लैट में अनीता शर्मा फर्स्ट नेम है, लेकिन अनीता शर्मा नहीं जाना चाहती या और कहीं गई है, तो शी कैन नॉट गिव हर कंसेंट वाया फॉर्म 10A टू अनिल शर्मा to vote or to contest in the election because Anil Sharma has already exercised his sole right. He is the sole thing, sole voting or contesting right. He has already exercised it for his first flat. तो अगर हम ये सोचें कि 101 में भी जाके वो वोट करके आ जाएगा और 10A लेके जाके 102 में भी वोट करके आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम उंगली में यहाँ पे निशान लगवा लेते हैं वोटिंग के टाइम पे. अब दोबारा जाएगा तो वहीं पे निशान लगाएगा नहीं, 2 निशान लगाना अलाउड नहीं है. दैट विल बी एक्चुअली मिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो. Appendix 3, what is this question? Appendix 3 on ₹100 stamp paper for not buying selling flat is compulsory to fill for all contestant standing for election. I have not understood these questions. I will take it on 1-to-1 afterwards. Okay. Mr. Hasmukh is asking if anyone has 4 flat in his name, then how many times he can give his vote? I have explained that 2-3 times, but still, अगर अनिल शर्मा के नाम पे 4 फ्लैट है उसके खुद के नाम पे, तो वो एक ही वोट दे पाएगा. उसके पास 4 वोट का कैपेसिटी नहीं है, लॉ अलाउ नहीं करता. एक बार वो वोटिंग देने चला गया, उसके उंगली में निशान लगा दिया, तो वो दूसरे फ्लैट का वोट देने का कोई प्रश्न ही नहीं आता उसका. Ravindra Chauhan, 1 flat is on husband name. Second one wife name.
One flat is on husband name, second one wife name on both are eligible. Yes sir. अगर एक फ्लैट में अनिल शर्मा का नाम है, दूसरे फ्लैट में उसकी वाइफ अनीता शर्मा का नाम है, तो दोनों को इंडिविजुअल एक एक राइट मिला हुआ है। आपको ये ध्यान दिला दें कि एक जमाने में ऐसा हुआ करता था कि एक फैमिली के लोग उसी सोसाइटी में सेकंड फ्लैट नहीं ले सकते थे, लेकिन वो कानून अभी रद्द हो गया हुआ है। शायद आपका प्रश्न वहीं से लिंक था। अगेन रिपीट क्वेश्चन, अनिल शर्मा इज ओनर ऑफ 2 flats. How many votes can be counted when he votes, 1 or 2? Anil Sharma can vote only once. His vote will be counted only one. Mr. Silvera, Ramesh Babu Silvera, Advocate Ramesh Babu Silvera is asking for filing nomination filing nomination proposal if required as mentioned in form. My question is whether seconded is necessary. In a nomination form, there are 2 columns, one is by proposer and one is by seconder. Both have to be members of the society, and proposer and seconder is 100% necessary for the nomination form to be valid. By the way, आपको ये भी बता दें कि नॉमिनेशन फॉर्म में अगर छोटा मोटा मिस्टेक है, जैसे फॉर एग्जांपल अनिल शर्मा की जगह में हमने लिख दिया ANNIL और आई रजिस्टर में ANI लिखा हुआ है, ANIL लिखा हुआ है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास में अधिकार है कि छोटे मोटे टाइपोग्राफिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह इग्नोर कर सकता है। वो उसके पास उतना अधिकार दिया हुआ है कि भाई फ्लैट नंबर गलत लिख दिया है और सरनेम गलत लिख दिया है वगैरह वगैरह। तो ऑल दिस थिंग्स आर नाउ इन द न्यू इलेक्शन रूल्स ऑफ 2019। ये छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देने की पावर आरओ को दिया हुआ है। प्रणव एम इज आस्किंग प्राइमरी मेंबर पास्ट अवे, अनिल शर्मा गुजर गया। अनिल शर्मा ने जीते जी रवि राव को एसोसिएट मेंबर बनाया। अनिल शर्मा के प्राइमरी मेंबर के गुजर जाने के बाद में एसोसिएट मेंबर इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। सर ऐसा है कि प्राइमरी मेंबर गुजर जाता है और उसने अगर एसोसिएट मेंबर डेलीगेट किया था, बना दिया था, 100 रुपए दे दा के वगैरह जो भी है, तो सबके गुजर जाने के 5 मिनट के अंदर ही एसोसिएट मेंबर का सारा राइट नल एंड वॉइड हो जाता है। अगर एसोसिएट मेंबर मानो चेयरमैन था और प्राइमरी मेंबर गुजर गया तो एसोसिएट मेंबर चेयरमैन की कुर्सी से तुरंत उतर जाता है। दिस इज ए लेकुना ऑफ द लॉ, बट इट इज ए प्रोसेस ऑफ लॉ, इट हैज टू बी फॉलोड। सो नतीजा ये है, कंक्लूजन ये है कि प्राइमरी मेंबर ने अगर किसी को एसोसिएट मेंबर बनाया हुआ है, प्राइमरी मेंबर मानो गुजर जाता है, तो उसका हक, उसका राइट प्राइमरी मेंबर के गुजर जाने से एसोसिएट मेंबर का हक तुरंत और तुरंत खत्म हो जाता है। ही कैन नॉट रिप्रेजेंट, ही कैन नॉट से एनीथिंग। Sir, in the same question, in the same example, if that associate member is a joint member, then also his right will go? Sir, in the act, there are few categories of membership that is given. Mr. Patil, please mute yourself. We are getting static noise. Okay, thank you. एक्ट में अभी हमें अलग अलग किस्म के मेंबरशिप दी। हम एक वेबिनार करेंगे मेंबरशिप के फायदे क्या है, उसके टेढ़े मेढ़े नुकसान क्या है, टेढ़े मेढ़े फायदा क्या, आगे हम कभी वेबिनार करेंगे उस चीज के बारे में। पर अभी आपको बताने के लिए ये बता दें कि सोसाइटी में, अनिल जी विल कम बैक टू यू, सोसाइटी में प्राइमरी मेंबर है, जॉइंट मेंबर है। अगर फ्लैट में 4 मेंबर है तो प्राइमरी मेंबर, जॉइंट मेंबर 1, जॉइंट मेंबर 2, जॉइंट मेंबर 3, ठीक है, ये 4 मेंबर हो गए। अब मानो प्राइमरी मेंबर गुजर जाता है और उसने किसी रवि राज को नॉमिनेट करके रख दिया हुआ है, तो रवि राज
nominated member will become the nominal member in place of अनिल शर्मा, गुजरा हुआ आदमी। तो अब क्या बचा, प्राइमरी मेंबर हट गया, नॉमिनल मेंबर बिकम्स द प्राइमरी मेंबर और बाकी ज्वाइंट मेंबर्स रहते हैं। जब तक प्राइमरी मेंबर अलाइव है, जब तक प्राइमरी मेंबर अपना हक यूज कर रहा है, राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है, तब तक बाकी कोई भी ज्वाइंट मेंबर को कुछ भी बोलने का कोई भी हक नहीं है। डबल जियोपर्डी नहीं हो सकता। डबल जियोपर्डी मतलब मैं भी चिट्ठी लिख रहा हूं, तुम भी चिट्ठी लिखो, वैसा नहीं होता सर। मैं भी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग अटेंड करूंगा एमसी होने के बाद में, चूंकि मैं ज्वाइंट मेंबर हूं, मैं भी अटेंड करूंगा। एजीएम में भी हम दोनों जन आ गए, ऐसा नहीं होता है सर। राइट एक ही जन कर सकता है। सो अभी बात हुई प्राइमरी मेंबर की, ज्वाइंट मेंबर की और नॉमिनल मेंबर की और एसोसिएट मेंबर की भी। सो एसोसिएट मेंबर कैन नॉट बी ज्वाइंट मेंबर एंड ज्वाइंट मेंबर कैन नॉट बी एसोसिएट मेंबर। ज्वाइंट मेंबर को हटा नहीं सकते हो आप, एसोसिएट मेंबर को ज्वाइंट मेंबर नहीं बना सकते। ज्वाइंट मेंबर का नाम आई रजिस्टर शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन एसोसिएट मेंबर का ऐसा एक फंडा दिया हुआ है कि एसोसिएट मेंबर वो है जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज नहीं है। यू गॉट इट? तो एसोसिएट मेंबर कैन नॉट बी ज्वाइंट मेंबर एंड ज्वाइंट मेंबर कैन नॉट बी एसोसिएट मेंबर, इट हैज टू बी आइदर ओनली। और जैसे मैंने बताया, प्राइमरी मेंबर ओनली कैन अपॉइंट एसोसिएट मेंबर। ओके। एडवोकेट रमेश बाबू साहब का एक दूसरा प्रश्न, इफ प्रपोजर इज डिफॉल्टर देन नॉमिनेशन इज लायबल टू रिजेक्ट? नो सर, proposer can be a defaulter, seconder can be a defaulter, there is no restriction to that. defaulter का restriction सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कॉन्टेस्ट से है और कुछ नहीं है। तो अगर एक मेंबर डी बार भी हो गया है 75 में, 76 में, 88 में वगैरह वगैरह में, तो भी वो उसका मेंबरशिप राइट एक्सरसाइज कर सकता है। जो प्रोपोजर है वो मेंबर है सोसाइटी का, वो अपना मेंबरशिप राइट 100% एक्सरसाइज कर सकता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। सो प्रपोजर इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड सेकेंडर इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सो द नॉमिनेशन फॉर्म इज परफेक्ट। कंचन सोनावने इज सेइंग कि वांट टू नो अबाउट नॉमिनेशन फॉर्म। इलेक्शन का नॉमिनेशन फॉर्म अलग होता है सर जी, और मेंबरशिप का नॉमिनेशन फॉर्म अलग है। नॉमिनेशन फॉर्म में आपको नाम भरना है, आपका सेकेंडर प्रपोजर भरना है, आपका क्लास कैटेगरी भरना है कि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो या जनरल कैटेगरी से। रिजर्व कैटेगरी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो रिजर्व कैटेगरी में दो फीमेल्स हैं, वुमन है, एक शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, एक ओबीसी, एक वीजे, ऐसे करके है। तो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी फिल्ड अप। नॉमिनेशन फॉर्म जब दोगे तो 500 रुपए का डिपॉजिट देना है आपको आरओ को, और अगर आप SC ST OBC वगैरह हो तो आपको 200 रुपया देना है खाली। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमने रखा हुआ था क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, मिस्टर अनिल, आर यू देयर? मिस्टर अनिल? हाँ सर, मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यस सर, आप ही के लिए हमने पहले रोक के रखा। बताइए सर, आपका क्या क्वेश्चन है? एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं बायलॉज में, एसोसिएट मेंबर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या बोलता है कि whose name does not stand first in share certificate, ये अपना बायलॉज बोलता है। लेट मी इंटरप्ट यू। आप एसोसिएट मेंबर के संदर्भ में बायलॉज को रेफर मत करिए। आप जो बायलॉज टिपिकली रेफर कर रहे हो ये शायद 2014 का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का पब्लिश्ड बायलॉज है। हाँ, या तो कोई फेडरेशन या एसोसिएशन का पब्लिश्ड बायलॉज है। आप बायलॉज को ऊपर का पन्ना देखेंगे तो ऊपर के पन्ने में क्या लिखा हुआ है? टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी लिखा होगा। एम आई राइट सर? हाँ, यस। ठीक है, आप शायद हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग टेनेंट ओनरशिप सोसाइटी की बात कर रहे हैं, टेनेंट को ओनरशिप। इसके बारे में भी अब एक कभी हम वेबिनार रखेंगे। सर आपका क्वेश्चन जारी रखिए। एसोसिएट मेंबर का डेफिनेशन अमेंडेड एक्ट में नया दिया हुआ है सर जी। हाँ,
सर मेरा क्वेश्चन है कि जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव इलेक्शन प्रोसेस है, ये वाला किताब, ये इसके अंदर में एसोसिएट मेंबर क्या बोलता है, सब नाम दे दिया उन्होंने, सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू, सबका लाया, whose name does not stand in share certificate। ये मेरा क्वेश्चन है। अगर वो मेंबर शेयर सर्टिफिकेट में नहीं है तो हम क्यों उसको पावर दे रहे हैं अपने इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, या इलेक्शन में चेयरमैन या सेक्रेटरी बनने के लिए? मतलब ये है कि जो मेंबर नहीं है, जॉइंट मेंबर को छोड़ के, ये क्या बोल रहे हैं, whose name does not stand in the share certificate, आप उसको भी एसोसिएट मेंबर बना रहे हो, प्लस आप उसको इलेक्शन में भी खड़ा रख रहे हो। ये मुझे लीगली बराबर नहीं लग रहा है। आप सोचिए, चाहे इसके ऊपर में किसी ने अभी तक रिट पिटीशन नहीं मारा। मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जो मेंबर नहीं, जो ओरिजिनल मेंबर नहीं है या जॉइंट मेंबर नहीं है, उसके अलावा फेडरेशन या अपना कोऑपरेटिव हाउसिंग क्या बोलता है, whose name does not stand in the share certificate। एकदम सिंपल मेरा क्वेश्चन है कि जो मेंबर ही नहीं है उसको आप एसोसिएट मेंबर बनाएंगे, उसके बाद में वो कंटेस्ट होगा, उसके बाद में वो इलेक्शन चेयरमैन बन जाएगा, सेक्रेटरी बन जाएगा, और उसको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं। सर अगर आप नया एमेंडेड एक्ट देखेंगे 2019 जुलाई वाला, हाँ, तो उसमें एसोसिएट मेंबर का डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या आपने देखा है सर वो जी? हैव यू सीन दैट? आपने देखा हुआ है वो? और रूल्स का MCS एक्ट अमेंडेड एज ऑफ जुलाई 2019, उसमें 154B में ये दिया हुआ है, 18 में मेंबर का मतलब दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि मैं वही कर रहा हूँ, सेक्शन 154B 18 ब्रैकेट में, करेक्ट, बी ए में लिखा हुआ है एसोसिएट मेंबर का डेफिनेशन। यस सर। ये डेफिनेशन क्या बोलता है, एसोसिएट मेंबर मींस हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर वो आखिरी तक है, ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी ऑन रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द मेंबर टू एक्सरसाइज हिज राइट्स एंड ड्यूटीज विद द रिटर्न प्रायर कंसेंट and whose name does not stand in the share certificate। जो लास्ट लाइन है, whose name does not stand in the share certificate, ये ही क्वेश्चन मार्क है। यस, अभी ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि प्राइमरी मेंबर खाली एसोसिएट मेंबर को अपॉइंट कर सकता है। वो किस पर्पस के लिए अपॉइंट करता है? इलेक्शन में खड़े रहने के लिए। वो इस पर्पस के लिए अपॉइंट करता है कि मैं अनिल शर्मा, मैं नहीं हूँ जगह पे, मैं अब्रॉड गया हुआ हूँ, मैं बीमार पड़ गया हूँ, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सोसाइटी के सामने नहीं आ सकता किसी कारणवश, तो मैं अपना प्रतिनिधि अपॉइंट कर रहा हूँ। एसोसिएट मेंबर इज ओनली योर लीगल। सर ये हो रहा है कि हम लोग अपने पावर्स किसी बाहर वाले को दे रहे हैं। सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सोसाइटी चलाएगा, अगर सर वो जीत जाते हैं इलेक्शन में, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा मेरा इंटरफेरेंस आ रहा है इसमें। अनिल सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, तो प्राइमरी मेंबर अनिल शर्मा को, इंसिडेंटली आपका भी नाम अनिल है, अनिल शर्मा को एसोसिएट मेंबर बनाता है, मतलब मेरा लीगल प्रतिनिधि बनाता है वो। इट इज बाय ट्विस्ट ऑफ लॉ, है ना, कानून में वो अरेंजमेंट दे दिया हुआ है, पहले नहीं था, लेकिन लेजिस्लेचर के सामने गया होगा प्रस्ताव, उन्होंने बोला होगा कुछ करना है। योर एसोसिएट मेंबर इज लिटरली लाइक ए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, ठीक है ना। तो जैसे हम कंपनी में पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को बना देते हैं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं बाहर नहीं निकल सकता, या मैं अब्रॉड गया हूं, या वेकेशन पे गया हूं, तो मेरे पीछे से अनिल शर्मा को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है, वो डायरेक्टर नहीं बनता है, पर मेरे बिहाफ में, अनिल शर्मा के बिहाफ में वो साइन करेगा, वो सारी चीजें करेगा वो जो मैं चाहता हूं। यहाँ पे एसोसिएट मेंबर का फंडा सिर्फ उतना ही है कि मैं प्राइमरी मेंबर बोलता हूं कि सर मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं बुढ़ा गया हूं, मैं 90 इयर्स का हो गया हूं, लेकिन फिर भी मुझे सोसाइटी के कुछ कामकाज में लेना देना करना है, नहीं सर, तो मैं किसी को अपॉइंट कर देता हूं। इसके लिए उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में नहीं हो सकता। शेयर सर्टिफिकेट में नाम, शेयर सर्टिफिकेट मैं कन्विंस नहीं हुआ। मैं अभी भी आपको मैं फिर से बताता हूँ, ये जो 154B का है, लास्ट लाइन whose name does not stand in share certificate, और बाद में फिर इलेक्शन रूल्स क्या बोलता है,
हु कैन स्टैंड इन इलेक्शन, उसके अंदर में एवरी एलिजिबल मेंबर बोल रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एसोसिएट मेंबर को लिस्ट में लेके आ रहे हैं, फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स में, जो उसका कोई लेना देना नहीं है और वो इलेक्शन में लड़ रही है। मैं नहीं बोल रहा है, इलेक्शन का इंटरप्रिटेशन है, इलेक्शन बुक का इंटरप्रिटेशन यही हो रहा है। तो बट साइमल्टेनियसली अगर अथॉरिटी दिया है, मानो अगर कंपनीज आर्ग्यूमेंट के तौर पे, लेट अस आर्ग्यू फॉर 1 मिनट, अगर कंपनी में एक डायरेक्टर ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर होल्डर हो गए कंपनी के, या डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठने के हकदार हो गए। सर ये क्लॉज क्यों डाला है? तो क्लॉज और तो सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने डाला है ना सर। जैसे सिमिलरली प्रोविजनल मेंबर है, आपने किसी को नॉमिनी बना दिया, बगल में नीचे पान वाला है, उसको आपने नॉमिनी बना दिया, वो भी इसके नॉमिनल अंदर भी मेंबर वही बन हो रहा गया। है, इसके Yes. अंदर भी क्या बोल रहे हैं, whose name does not stand in census। मतलब मुझे, मेरे अगर फ्लैट है, मैं इधर रह रहा हूँ बाहर में आउट ऑफ बॉम्बे, मैं किसी को एसोसिएट मेंबर बना रहा हूँ जो मेरा Yes, sir. रिश्तेदार भी नहीं है, और वो एसोसिएट मेंबर इलेक्शन में लड़ेगा और जीत भी जाएगा। यस, तो ये गलत और है ना सर? रिडेवलपमेंट एग्रीमेंट भी साइन कर सकता है। हाँ, तो ये गलत है ना। बाहर का आदमी, व्हाई शुड ही इंटरफियर इन the society manners? Anil sir, it is operation by law that these people, the associate member, derive all the power, you know, by operation मैं of तो law. बोलता हूँ सर कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर में अपने वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, और क्यों बाहर का लगे हैं, और वो तो पूरा सत्यानाश करके निकल जाएगा, और ओरिजिनल मेंबर चाहिए रहेगा। 5 साल का पीरियड बहुत होता है सोसाइटी को खाली करने ठीक के है, लिए। Mr. Ramesh Babu, can we involve you in this question with your permission? Yes, if you allow me, I want to give मैं अनिल जी को आंसर देना चाहता हूँ क्वेश्चन Yes, please. I'll be happy. Thank you, sir. अनिल जी काफी कंफ्यूज्ड है। Anil ji is also an advocate, Mr. Ramesh Babu. अच्छा, very good evening, sir. He is from Nagpur, I believe. Correct, Mr. Anil? I am from Bombay only. Okay. मेरे 3 फ्लैट्स है न्यू बॉम्बे में। Okay. बट अभी थोड़ा सा तबियत और कोरोना की वजह से मैं होम टाउन में आया हूँ। कोरोना खत्म हो जाएगा, मैं वापस बॉम्बे। तो अनिल जी, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई ट्राई टू गिव अ आंसर फॉर दैट? सी नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे कि मेरे घर की बात बोलता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल के तौर के हिसाब से बोलता हूँ कि मेरी मम्मी, नाउ शी इज नो मोर, व्हेन शी वाज वेरी ओल्ड, शी कैन नॉट गो फॉर द मीटिंग। तो आपका बात सही है कि जॉइंट मेंबर या एसोसिएट मेंबर किसी को भी हम एनओसी देते हैं, ओरिजिनल मेंबर्स, कि बाबा आप सोसाइटी के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, सोसाइटी के अफेयर्स है, आप जाके देखो, पर ओरिजिनल मेंबर उसी को ही देगा जिसके ऊपर उनका भरोसा है, जैसे कि लड़के को देगा या उसकी लड़की को देगा। तो बाहर वाले किसी थर्ड पर्सन को तो देगा नहीं ना ओरिजिनल ओनर। तो सर उसका डेफिनेशन में नेफ्यू नीस के बाद में or person duly admitted, or person, that means any person. Yeah, that is correct, any person. अभी मैं फ्लैट समझो, मैं अभी समझो 80 साल का बुढ़ा हो गया हूँ, तो मैं किसी थर्ड पर्सन को दूंगा नहीं ना एसोसिएट मेंबर या तो फिर जॉइंट मेंबरशिप। आई विल गिव इट टू आइदर टू माय सन और क्लोज ब्लड रिलेशन को मैं दे दूंगा ना, ऐसा है सर। इसमें अपने को डीप स्टडी करना पड़ेगा, मैं भी करूंगा। आई रिक्वेस्ट अदर मेंबर आल्सो कि दिस डेफिनेशन गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ है, इसलिए मैं क्वेश्चन रेज किया। बहुत बड़ा गड़बड़ है। आप फेडरेशन में या आप जॉइंट रजिस्टर या डिप्टी रजिस्टर के वहाँ पे थोड़ा जाके क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। या पुणे में जो हेड ऑफिस है अपना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, वहाँ पे क्वेरी अगर किसी ने डाला कि हमारे बायलॉज में ऐसा लिखा है और हमारे इलेक्शन रूल ऐसा लिखा है, ये दोनों बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। सर जी, ये तो खाली लीगल डिपार्टमेंट ही डिसाइड कर सकता है, लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकता है। सर एकदम सिंपल है, Can I respond? मेरा सिंपल है कि जो मेंबर है आप उसी को पावर दो, जो मेंबर नहीं है उसको ए पर्सन बोल के बाहर के आदमी को लेके आ रहे, और वो गड़बड़ है, वो स्टिल वो गड़बड़ है आप। इसलिए मैं सब लोगों को यही बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये डेफिनेशंस पढ़े और आप थोड़ा सा इसका एनालिसिस करना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। सर जी, ऐसा है कि एमसीएस एक्ट में काफी कुछ है जो गड़बड़ है, हम वही चीज को हाईलाइट करने के लिए ऐसे वेबिनार्स करते रहते हैं। आप भी वो चीज समझ ही चुके हैं। बायलॉज में कई चीजें उल्टा सुल्टा लिखी हुई है, रूल्स में अलग लिखा है। बायलॉज में लिखा हुआ है सर्टिफाइड कॉपी के लिए 10 रुपया देना है, रूल्स में लिखा हुआ है 2 रुपया देना है।
सर इसी तरह आपने अभी पिछले बार बताया ना 5 टाइम्स ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस फाइन, तो वो एक्ट में है नहीं। तो एक दो केसेस मेरे पास आई सिमिलर कि काफी लोग बढ़ा रहे हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लिया कॉमन स्पेस में, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो तो लॉ का सहारा ले रहे हैं कि ओनली मैक्सिमम फीस पेनल्टी 5,000 बायलॉस में 5,000 है मैक्सिमम। लेकिन बायलॉस ये भी बोलता है कि आप जो जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया है आप उनसे 5 टाइम्स ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस बिल लो, वो भी रिट्रोस्पेक्टिवली। तो हम लोग गए, मैंने अपने केस रिप्रेजेंट किया अपने क्लाइंट्स के, तो उधर से जवाब आया कि बायलॉस के अंदर में नॉट मोर देन 5,000। मतलब जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं वो पहले उन्होंने कम किया था, अभी ज्यादा कर रहे हैं। तो सर एनक्रोचमेंट करने के बाद में 5,000 रुपीज या 5 टाइम्स दे दिया, तो क्या हमको ये समझ 165 वो बायलॉस में है 165 वगैरह है कुछ, या ओके लेट अस प्रिज्यूम कि जो भी बायलॉ नंबर है आपने वो 5 टाइम्स दे दिया, आपने कोई एनक्रोचमेंट कर रखा है या कुछ गलत कर रखा नहीं है? करने का, वो भी हमको कॉर्पोरेशन में बता के उसको तोड़वाना है। उन्होंने यही लिखा है रेट्रोस्पेक्टिवली हम लेंगे लेकिन उसके ऊपर में कार्रवाई भी करेंगे, ऐसा रीडिंग बोलता है बायलॉस का। ठीक है, लेकिन देखिए अभी वो बायलॉस का कैसा है, करता ही नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन फॉर वन मोमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स। एक अनिल शर्मा ने अपने फ्लैट में टॉयलेट का पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है। बायलॉस में बोलता है कि भाई वॉयलेशन किया आपने, कुछ तो भी किया, तो आपको 5,000 का पेनल्टी लगा दिया, तो आपको 5,000 का पेनल्टी लगा दिया। क्या इसका मतलब ये हो गया कि जो पोजीशन चेंज किया हुआ है जिससे बिल्डिंग की हालत वीक होगी, विद द अप्रूवल ऑफ लोकल कॉर्पोरेशन बोला है, उसके अंदर में यही बोला है कि व्हाट एवर यू हैव टू डू चेंजेस रिक्वायर्ड विद द परमिशन ऑफ द ओके, तो विद द परमिशन, तो अगर विद द परमिशन है तो फिर पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं आप? अगर विद द परमिशन है तो पेनल्टी किस चीज का लगा? पेनल्टी इसलिए लग रही है कि मैं कॉमन स्पेस की बात कर रहा हूँ, घर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉमन स्पेस की भी ले लो, एनीथिंग विच इज कॉमन इज ए वायलेशन ऑफ एमआरटीपी, बीएमसी अगर बॉम्बे में है तो, और फायर एक्ट की बात कर रहा हूँ सर, मैं बॉम्बे की ही बात कर रहा हूँ। हाँ। अभी लोगों ने क्या किया है, नीचे में आगे से भी 50 घर, सपोज स्क्वायर फुट के हिसाब से घर सपोज 200 स्क्वायर फुट का है, तो उन्होंने सामने में छज्जा वज्जा बना के मस्त 200-300 स्क्वायर फुट ले लिया और पीछे में भी खा लिए, पीछे में वो डाल के 500 स्क्वायर फुट बढ़ा लिया, एक्चुअल घर सिर्फ 200 स्क्वायर फुट का। मतलब ही इज एंजॉयिंग द फैसिलिटी ऑफ 1000 स्क्वायर फुट। और ये जरूरी है पेइंग दिस पेनल्टी, माय क्वेश्चन इज बाय पेइंग दिस पेनल्टी सोसाइटी चेंज लेवी करने के लिए डर रहे हैं। ये सिचुएशन है कि सोसाइटी का जो मैनेजिंग कमेटी है वो बोलते यार हम ये वाले लफड़े में नहीं रहेंगे, तो 5 टाइम्स लगाया गया, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली, तो काफी ज्यादा अमाउंट है। चलो सर लगा दिया ना, 5 टाइम्स लगा दिया, वो 5 लाख रुपया ले भी लिया, मानो मैं बोलता हूँ कि 5 लाख रुपया पेनल्टी अनिल शर्मा ने सोसाइटी को दे दिया, और ये जो सारा इंक्रोचमेंट है स्टैट्यूटरी लॉस का, ये भी कर भी लिया उसने, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि सर एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए, 5 लाख रुपया देने के बाद में क्या वो जो एनक्रोचमेंट या वॉयलेशन जो किया है क्या वो रेगुलराइज हो गया? रेगुलराइज नहीं होता है। और इसलिए अब अगर जब बीएमसी आके उस पे कार्यवाही करता है, प्रोसिक्यूशन करता है ना, 488 के अंदर में कार्यवाही करता है, अब पार्टी किसको बनाएगा पता है? पार्टी बनाएगा फ्लैट ओनर को, और सेकंड पार्टी बनाएगा सोसाइटी के सेक्रेटरी को। काहे के लिए बनाएगा? कि सोसाइटी के सेक्रेटरी के नॉलेज में रहते बिकॉज यू हैव कलेक्टेड द फाइन, यू हैव कलेक्टेड द पेनल्टी, तो यू आर अंडर द नॉलेज कि दिस स्टैट्यूटरी वायलेशन हैज बीन डन, तो ही बिकम्स ए पार्टी टू दैट। बायलॉस नंबर 169A है सर। बायलॉस को छोड़ दीजिए साहब, कचरे के डब्बे में डाल दीजिए, मेरा ऐसा ओपनली बोलना है। बायलॉस हैव गॉट नो फोर्स ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं इस संदर्भ में, तो आई कैन सेफली से बायलॉज लो, 2 टुकड़े करो और फेंक दो। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम बायलॉज यूज कर रहे हो आप, जो अभी इस समय जो बायलॉज आपने खुद कंफर्म किया वो टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी की है। टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? माहड़ा का, सिडको का, एसआरए का। आप कॉमन प्राइवेट सोसाइटीज को टीपी, टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी का बायलॉज एप्लीकेबल नहीं है।
ओके, वी विल टेक अनदर क्वेश्चन बाय नितिन जी. आपको कुछ पूछना था? योर unmute yourself, Mr. Nitin Patil. Yeah, sorry. I just wanted to respond to Anil ji. हाँ जी. He was talking about associate membership. Yes, sir. Associate his point would have been valid if associate membership was open to all and sundry. So in the law also, they have opened this associate membership only to family members, close family members. Correct. So that should take care of the interest, no, society interest. Even if it is not, but by operation of law, the कानून बोलता है ना कि तुम एसोसिएट मेंबर अपॉइंट करो, वो सब कुछ करेगा, वो मैनेजिंग कमेटी भी बनेगा. कानून को भी पता है कि नहीं पता है ये चीज. जो जिस किसी ने भी कानून बनाया, कुछ सोच समझ के लिखा हुआ है. वो रिस्क फैक्टर है, वो प्राइमरी मेंबर देखता है वो चीज का. आप एसोसिएट मेंबर से शेयर सर्टिफिकेट में नाम नहीं आने वाला है उसका, लेकिन अगर एसोसिएट 50 लाख रुपए का गबन करके चला जाता है, तो फ्लैट तो सोसाइटी के अंदर ही है ना. अटैचमेंट ऑक्शन होने का संभावना तो उसी फ्लैट का है ना, आदमी का तो है नहीं. तो देयर इज नो लीगल लेकुना एज सच इन दैट. सेम वे विद नॉमिनल मेंबरशिप आल्सो. ये जो नॉमिनी वाले हैं वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ दे हैव बीन गिवन अथॉरिटी. उसको मेंबर बना दो, सब कुछ कर दो. तो देयर इज नो लीगल लेकुना इन दैट सर. आप जिस मर्जी है किसी को भी बना दो नॉमिनी. जैसे अभी नॉमिनी का तो एसोसिएट मेंबर का डेफिनेशन दे दिया कि भाई माँ बाप को बना दो, बहन भाई को बना दो, बच्चों को बना दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नॉमिनल मेंबर का तो वो भी नहीं दिया हुआ है. नॉमिनल मेंबर तो किसी को भी बना दो आप. आपके फ्लैट का नॉमिनी मुझे बना दो, नीचे पान वाला है उसको बना दो, वो आ जाता है प्राइमरी मेंबर के जगह पे बैठ जाता है. वो इलेक्ट भी हो जाता है, वो चेयरमैन सेक्रेटरी भी बन जाता है, और रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट भी साइन कर देता है, सभी कुछ कर देता है. कानून अलाउ करता है ना सर वो चीज को. Anyway, if there is any question, we will take it. Otherwise, we will conclude today's session. Excuse Anybody? me, sir. I have a question. Yes, ma'am. Sir, Fatima ma'am, while Advocate Fatima ma'am, please go ahead. yeah, good evening, sir. Wonderful session. Thank you so much. Yes, Okay, ma'am. in reference to the returning officer, during your session, you said that any society can appoint a neutral returning officer. Yes, ma'am. But that returning officer listed on the panel list of the list issued by the state government who has undertaken training, because they can just overnight appoint any person as a returning officer, because that way to then it will be some of their person who will just say, I'm the returning officer, I'm going to take the election, and the irregularities that are being done will continue to be done in the name of election of returning officer. Madam, by operation of law, the society can appoint anybody as its returning officer. अब दो क्राइटेरिया आ गए सामने. एक Yes, but his name has to be on the panel which has been issued by the state government of Maharashtra for returning officers, because they had told all the societies that they can register their person as the returning officer and has to undergo the training. No, madam, it is not exactly that way. A neutral returning officer name will not be there on the RO panel that is notified by the respective commissionerates या या तो by divisional joint registrars. So no, neutral returning officer name will not be there on the panel. A neutral officer will be doing election for only your society. Okay, he is not authorized to do election. Yeah, he is not authorized to do election, conduct elections for other societies. But a panel returning officer can do election of so many societies. No restrictions, madam. उसको तो अधिकार मिल गया हुआ है. Yes. तो ये डिफरेंस ये आ गया. अगर आप वो न्यूट्रल रिटर्निंग ऑफिसर को पैनल लिस्ट में डाल दोगे, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हो गया कि वो भी बाकी सब बिगर ट्रेनिंग का या बिगर पैनल पे आए हुए वो सब कुछ कर सकेगा. इट्स नॉट दैट वे मैडम, थोड़ा सा डिफरेंस है. Okay, he can do only for his own society. That's it. Exactly. Okay. हेमंत भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ प्लीज? Thank you, sir.
Pranav, yes. Go ahead. Thank you, ma'am. हेमंत भाई, थैंक यू। सॉरी, या एक्चुअली ये थोड़ा सा रिपीट है क्योंकि बीच में एक फ्रेंड ने साथ में एक जॉइंट क्वेश्चन डाला तो वो रह गया। तो एसोसिएट मेंबर अगर उनको कंटेस्ट करना है इलेक्शन प्राइमरी मेंबर के डेथ के बाद में, आपने कहा एसोसिएट मेंबर नॉमिनल मेंबर हो जाएगा, तो यानी कि वो कंटेस्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसके नाम पे फ्लैट ट्रांसफर नहीं हो, राइट? ये सारी चीजों को आप मिक्स मत करिए। एक एसोसिएट मेंबर, जैसे मैंने बताया, उसकी हैसियत और औकात जो है वो सिर्फ एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की तरह है, या उसके पहले लेटर से एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। और एक प्राइमरी मेंबर ने अगर आपको एसोसिएट मेंबर बना दिया, इसमें नॉमिनल मेंबर का छोड़ दीजिए, नॉमिनल मेंबर नॉमिनी के बेस पे आता है, वो जाने दीजिए, उसको टोटली साइड में रख दीजिए। नहीं तो हेमंत भाई, वो प्राइमरी मेंबर जो है उनकी डेथ हो गई अभी। हाँ, क्या उन्होंने एसोसिएट मेंबर बना दिया था? यस, पहले से है, काफी सालों से है। हाँ, तो अब जैसे ही डेथ हो गई तो एसोसिएट मेंबर का पत्ता कट गया। पत्ता कट गया बॉम्बे की भाषा है। पत्ता कटने का मतलब है उसका अथॉरिटी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव राइट्स, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी राइट्स वगैरह वगैरह जो भी कुछ राइट है वो सब नल एंड वॉइड हो गया। अब उसका वो कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी कि अब जब तक कि उसके नाम पर फ्लैट ट्रांसफर नहीं होता और फिर वो लॉ के हिसाब से वापस नहीं आता, तब तक वो इलेक्शन इसमें कंटेस्ट नहीं कर सकता। एसोसिएट मेंबर को फ्लैट के ओनर से भी लिंक मत करिए आप। अगर प्राइमरी मेंबर ने एसोसिएट मेंबर को बनाया तो उसका सिर्फ लीगल प्रतिनिधि बनाया, कानूनी प्रतिनिधि बनाया हुआ है उसी पर्पस के लिए। अगर उसको फ्लैट का ओनर बनाना होता तो या तो वो अपना छोटा मोटा हिस्सा या गिफ्ट कर देता है, या तो सेल कर देता, वगैरह वगैरह कर देता, तो उसको ज्वाइंट मेंबर बनना पड़ता, फिर वो एसोसिएट मेंबर नहीं रहता। अगर फ्लैट के ओनरशिप में एक व्यक्ति का नाम आ जाता है तो वो ज्वाइंट मेंबर बन जाता है। ही डज नॉट रिमेन एज एसोसिएट मेंबर। ओके ओके, हाँ, है ना? ठीक है। एनीबडी एल्स हैज एनी thank you क्वेश्चन so बिफोर much. वी कंक्लूड Sir, टुडे I सेशन? have one question, sir. Deepa यस, Ravdani. यस मैम। सर, अभी इलेक्शन हो जाएगी तो इलेक्शन होने के बाद जो मेंबर्स है मैनेजिंग कमेटी के लिए सेलेक्ट होंगे ना, कोई ट्रेजरर है, कोई चेयरमैन, सेक्रेटरी, तो इसमें से कोई है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उसमें से अगर एक ट्रेजरर सिम 50 कंटिन्यू पोस्ट में रहता है, रह सकता है क्या? मतलब शफलिंग नहीं होती है? मैडम ऐसा है कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि एक आदमी, मानो अनिल शर्मा, हाँ। 5 साल पहले ट्रेजरर था, उसके Right. 5 साल पहले ट्रेजरर था, और उसके भी 5 साल पहले, और उसके भी 5 साल पहले, आपका ये प्रश्न है? हाँ सर। ओके। वो उस पोस्ट में कैसे आ गया? चुन के आया या अपने आप आ गया? नहीं, चुन के, मतलब कमेटी में आया, सेलेक्ट हुआ। इलेक्ट चुन के आया हुआ है ना, वो इलेक्ट होके आया हुआ है। हाँ, बट सेम अभी जैसे गवर्नमेंट में कैसे सेम पोस्ट में रहते हैं तो वो लोग शफलिंग करते हैं, तो इसमें ऐसे शफलिंग नहीं हो सकता है क्या? मैडम, हाउसिंग सोसाइटी में मैंने जैसे अनिल साहब को बताया, आप मन मर्जी का कानून, आधा अधूरा कानून चलता है यहाँ पे, है ना? जो आप सरकारी और अदर डिपार्टमेंट में जो कानून चल रहा है, आप वो हाउसिंग सोसाइटी या कोऑपरेटिव लॉज में एप्लीकेबल नहीं है। ये एक स्टेट लॉ है, इसके अंदर मनमानी आप कर सकते हो आराम से। आप 25 साल या 50 साल तक भी सेक्रेटरी ट्रेजरर बने रह सकते हो, कोई बंदिश नहीं बट है, एज लॉन्ग एज आप चुन मिसयूज के हो आ रहे हो। सकता है ना सर? क्या हो सकता है? मिसयूज हो सकता है ना, लाइक ट्रेजरर ही एक 15 साल से अगर वही ट्रेजरर है तो मैडम थोड़ा आप ये देखिए मिसयूज ना कि उसको आप चुनकर लेकर आए, अगर मिसयूज कर रहा है वो, तो आप ये भी सोचिए कि आप उसको मिसयूज करने के लिए ही लेकर आए हो। एम आई राइट मैडम? आपने क्यों चुना उसको? किस चीज के लिए चुन के लेकर आए हो आप उसको? जब आपको पता है कि वो मिसयूज हो सकता है, बदमाश निकल सकता है, चोर है, उचक्का है, जो भी कुछ है, आप किस चीज के लिए चुन के लेकर आए हो? और आपने नहीं चुना है, वो चुना है आप सभी लोगों ने, मेजोरिटी ने मिलके। हाँ, तो अगर मेजोरिटी राइट। मिलके गलत भी कर रही है ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो सही होता है मैडम। Sir, a question. Sir, one question. Hemant ji, as far as the latest provision,
which I had gone through, anybody who has been continuously on the post of key member should not be contesting the new elections. Is it right, sir? Especially if not residing in the society, residing elsewhere. No, madam, it is not that way. As I told you, in cooperative societies, you can be in the same post for endless number of years. कोई Okay. बंदिश नहीं है. Yes, yes. There is no provision as yet कि आप ये पोस्ट पे नहीं बने रह सकते हो या मैनेजिंग कमेटी पे नहीं आ सकते हो. ये अमेरिका तो नहीं है ना मैडम कि उधर खाली 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, तीसरी बार रिटायर होके घर जाओ अपना. ऐसा है नहीं अपने इंडिया में. हाँ. और इंडिया में तो ये भी प्रोविजन है कि अगर आप प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या जो भी कोई मंत्री हो, आप बार बार चुन के उसी पोस्ट में आ सकते हो. आपको उस पोस्ट में लाने के लिए पब्लिक का कोई जरूरत नहीं है, वो आपस में ही तय करते हैं ना वो लोग. General body is the highest authority. Not general body, the committee decides. Okay. See, the general body cannot appoint chairman, secretary and treasurer. Okay. Under no circumstances. This appointment is decided only and only by the elected managing committee. Very good. आपस में तय करेंगे कि भाई हम लोग 15 दिन चुन के आए, 15 दिन में भाई इस पे एक इनपुट दे सकता हूँ क्या प्लीज? Just hold on, please. I'm answering one query, please. हेमंत जी. कीर्ति मैडम, आप समझ गए चीज या और कुछ प्रश्न है आपका? नहीं, मैं समझ गई. अभी मैंने जो अभी 18 साल से 15 साल से जो चलते आ रहे हैं वो लीगलाइज हो गए. लीगली था पहले से मैडम. ओके. नहीं, कुछ लोगों का कहना था कि इलीगल है वगैरह, ये लोग नहीं बैठ सकते. 5 साल का टेन्योर है, 10 साल का टेन्योर है, ज्यादा से ज्यादा सेकंड चांस ले सकते हैं इलेक्शन के लिए. नहीं, देखो एमसीएस एक्ट में खाली एक ही आदमी का टेन्योर लिमिटेड दिया हुआ है, वो है ऑडिटर का. सेक्शन 75 में ये बोला है कि एक ऑडिटर 1 साल 2 साल 3 साल करेगा, चौथे साल वो नहीं कर सकता. हाँ. लेकिन 1 साल का गैप करके वो फिर वापिस आ सकता है ना मजेदार चीज. अच्छा. अब यही चीज आप यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए बोलो. हाँ. 2 साल करो, 1 साल का गैप करो, फिर आ जाओ, तो अलाउ ही नहीं है. कानून वैसा बना हुआ है. लेकिन हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव कानून वैसे वाले नहीं बने हुए जैसे हम लोग चाहते हैं. ओके. हेमंत जी, एक सवाल है सर. हेमंत जी. हाँ, उदय कुमार जी. हाँ सर, आरओ के फीस के बारे में कोई गाइडलाइन है? उन्होंने कितना पैसा लेना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि पहले डी क्लास सोसाइटी जो अभी ई में कन्वर्ट हो गई है, पहले डी क्लास सोसाइटी थी, तो उसका फीस का स्ट्रक्चर था, उसमें सबसे हाईएस्ट स्ट्रक्चर था वो 7,500 का था. हाँ. प्लस एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह. अभी हमारे बीच में एडवोकेट फातिमा भी है. उन्होंने हमारे CHS हेल्प फोरम के बिहाफ में वी हैव पुट ए नोटिस टू द पुणे कमिश्नर कि आरओ का सारा काम सस्पेंड किया जाए जब तक आप उनका फीस स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं करो. नहीं तो कोई भी आरओ कितना भी मांगने के लिए तैयार बैठा हुआ है. और सोसाइटी इस खुशी में कि हमारे सोसाइटी में इलेक्शन हो रहा है, मैं कमेटी में आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इसको बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं ना कुर्सी की गर्मी, उसके कारण आप कुर्सी की गर्मी में कुछ भी पैसा देने को तैयार हो. और बाद में वही मेंबर जब कुर्सी से उतर जाता है या उसको कोई उतार देता है, तब जाके वो उसी आरओ के खिलाफ में जाके कंप्लेंट करता है, साहेब तेवढं त्याने तर 50,000 घेतलं, फीस तर फक्त 5,000 आहे, याला प्रोसिक्यूट करा. कैसा हिपोक्रेसी है. अभी दे भी दिया और बाद में उसके पीछे भी पड़ जाओ. और ये कोई नई आम बात नहीं है, हमेशा ही होता है ये चीज. तो फीस का स्ट्रक्चर पुणे के कमिश्नर के अधिकार में है, उन्होंने ये फाइनल नहीं किया हुआ है. आप सब लोग को जैसे मैंने बताया कि हमने अपना रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व रखा हुआ है उनके सामने कि आप डिक्लेयर करो, तब तक सारे इलेक्शन को या तो आप रोक दो या गाइडलाइन निकालो. सर उसमें एक क्लॉज भी डलवा दो ना कि अगर इन बिटवीन इलेक्शन के टाइम में अगर कुछ लीगल इश्यूज होते हैं तो क्या है, अभी आरओ को 6-7 हजार रुपये मिलता है, 7,000 रुपये वगैरह लेते हो. अगर किसी ने उसके ऊपर केस डाल दिया वो तो जिंदगी भर 10 साल से लटक है कोऑपरेटिव कोर्ट्स में. तो वो बेचारा 7,000 8,000 लेके आरओ काम कर रहे हैं एडवोकेट,
लेकिन उसका खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है। ऐसे केसेस है थाने कोऑपरेटिव कोर्ट में, ऐसे मेरे पास 2-3 केसेस। सर आप मुझे ये बताइए ना कि क्या आपने उस आरओ को जबरदस्ती पकड़ के लाके बोला कि ये काम करो? वो अपने मर्जी से वॉलंटरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, तो गवर्नमेंट की फ्री में लिस्ट वाला पैनलाइज्ड वाला था आरओ सर। मैं आज जो से भी कोई है, आप किसी को 8 भी साल अपॉइंट पहले की बात करोगे, कर रहा हूँ, अभी तक केस चल रही है। चलने दो, उसमें क्या हो गया? का इंडियन कानून है, केस कचहरी तो कोर्ट तो कचहरी चलने 7,000 के लिए चलने। काम कर रहा है एक बेचारा एडवोकेट, और उसके नोबडी बाद फोर्स वो हिम सर, खर्च कर रहा है नोबडी अपनी फोर्स जेब हिम से। टू वर्क, नोबडी फोर्स हिम टू वर्क। काम नहीं करना छोड़ दो, बहुत से अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं और भी जो आ जाएंगे, हजारों के तादाद में बैठे हुए हैं सर। एग्रीड। लेकिन ऐसे सिचुएशन में है काफी। nobody has forced anybody to work for 5,000। अभी आपको मालूम होगा, अथोराइज्ड ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट होता है मैनेजिंग कमिटी के हटाने के बाद में, उसको क्या देते हैं सरकार? अथॉरिटी है उसका 2,500 का, ठीक है। और उसमें से मेंबर मैनेजिंग कमिटी के लिए जो अपेक्षा नहीं होती थी इतनी ढेर सारी, वो सारी की सारी अपेक्षा इस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है कि भाई आप 2,500 में आओ, हाजिरी दो, ये करो वो करो। जो सोसाइटी की पिछले मैनेजिंग कमेटी ने सारे रिकॉर्ड का तहस नहस कर रखा है, उसको सीधा साधा करो। अब ये बताइए, लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं 2,500 में भी। अब क्यों कर रहे हैं? ये तो आप अपना तजुर्बा सोच लीजिए क्यों कर रहे हैं वो। करेक्ट है सर? तो नोबडी इज फोर्सिंग एनीबडी टू वर्क बिल्कुल फॉर करेक्ट एनीथिंग। है, बिल्कुल करेक्ट है। आप जो बोले सर एकदम एग्रीड है। वो आरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने बताया, पूरा कचरा उसके हाथ में दे देते हैं कि आप करो, इसको ठीक करके दो। 2,500 बेचारा कर रहा है। I will again repeat, nobody tells the RO to you work for 5,000 rupees or 50 lakh rupees, whatever. RO comes on his own voluntarily, काम करता है, उसको परवड़ता होएगा, उसको पोसाता होएगा, उसको फिजिबल लगता होगा, वो काम करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। हम तो सारे सरकारी ऑफिसर को भी यही बोलते हैं, आप अपना ड्यूटी कर रहे हो, आप नहीं काम कर रहे हो सर, नहीं जम रहा है आपको, छोड़ दो साहब, दूसरा आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में महाराष्ट्र में खाली 40 लाख एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़े हुए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना अपना वीटी में, 40 लाख एप्लीकेशन अभी आज के दिनों में क्वालिफाइड एप्लीकेशंस, वो अनस्किल्ड नहीं स्किल्ड एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़े हुए। तो अगर कोई अथॉरिटी को काम नहीं करना है तो छोड़ो, दूसरे को आने दो, काम तो करो लेकिन। यस सर, थैंक यू मिस्टर अनिल। Anybody else, sir? But as you, sir, as you rightly said, nowadays returning officers are demanding more than 10,000 rupees also. For your information, I'll tell you, one of my friends who is a returning officer, he charged 1.50 lakh rupees, 1.50 lakh rupees in a South Bombay society. And the society happily paid also. हैप्पीली पेड, खुशी खुशी दिया साहब, लो 1.5 लाख रुपए लेकर जाओ। If you are not surprised, then you should be surprised. I am surprised. Yes, बड़े-बड़े But societies sir, one more thing I would like to say, there are many returning officers who have not yet started taking elections because the fee structure is not decided. Because they don't want to tarnish their names. Madam, there are always prudent persons, अच्छे लोग भी हैं। There are always prudent persons, ईमानदार जिसको बोलते हैं, है ना लोग, वैसे भी लोग हैं। Okay, any other questions, please? सर ये रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में एक क्वेश्चन था हमारी सोसाइटी के अंदर। एक मिनट, we will take one by one. Mr. Murtaza, please take your question. Yes, the question is that कि हमने एक मेंबर ही तैयार हुआ है रिटर्निंग ऑफिसर बनने के लिए, but he is the husband of the primary member, so he applied for associate membership और मैनेजिंग कमेटी के अंदर वो एप्लीकेशन कर चुके हैं और उन्होंने ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर दी, उनके पास सर्टिफिकेट भी आ गया है फ्रॉम द स्टेट हाउसिंग फेडरेशन, बट मैनेजिंग कमेटी बराबर नहीं है, तो उन्होंने इस मेंबर को रिटर्निंग ऑफिसर बनने के लिए बाधित कर दिया है। क्या ये सही है? क्या ऐसा लॉ है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर एसोसिएट मेंबर को नहीं बना सकते? ऐसा है?
and he is working willing रिटर्निंग to ऑफिसर work. तो कोई भी बन सकता है, उसके अंदर 3-4 नेगेटिव चीज ऐसी है कि रिटर्निंग ऑफिसर, न्यूट्रल रिटर्निंग ऑफिसर, मतलब इन हाउस रिटर्निंग ऑफिसर जिसको मैं Yes, बोलता हूँ, yes, yes. तो इन हाउस रिटर्निंग ऑफिसर में कौन कौन नहीं बन सकता है? पुराना मैनेजिंग कमेटी, पुराना मतलब जो अभी कार्यकाल में चल रहा है वो, हाँ, वो उसका सब कोई भी मेंबर, क्राइटेरिया. एक लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट, 2 आदमी बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा किसी को भी। तो पुराना मैनेजिंग कमेटी मेंबर आरओ नहीं बन सकता है, सोसाइटी का मैनेजर स्टाफ आरओ नहीं बन सकता है, सोसाइटी का ऑडिटर आरओ नहीं बन सकता है। ओके, बाकी कोई भी आरओ बन सकता है। जो आरओ बनेगा वो उस फ्लैट के, जैसे अगर फ्लैट नंबर 1 से वो आरओ है और उसमें और भी कई लोग हैं, तो उस फ्लैट के कोई भी आदमी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ओके, Agreed. ठीक है। ओके, मिस्टर तांडल, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? यस सर, ये पैनल आरओ का फी यदि ज्यादा लगता है तो हाँ ये जी। जो होम जो सोसाइटी मेंबर को ट्रेन करके इलेक्शन लेना, ये दूसरा रास्ता खुला है। यस, ऑब्वियसली, और उसको आप ऑनरी बेसिस पे भी अपॉइंट कर सकते हो, यस वो वॉलंटरी भी हो सकता है। यस। अब प्रोसीजर क्या है कि प्रोसीजर तो एक्चुअली इतना सिंपल है आरओ का आज के दिन में, इट इज जस्ट ए चाइल्डिश गेम एक्चुअली। एक सीक्वेंस में एक के बाद एक क्या करना है, आरओ को क्या करना है, वो लिस्ट तो उसको बनाना नहीं है। यस अभी कोई भी आदमी है, समझदार आदमी है, प्रोविजनल लिस्ट लिया उसने, आय रजिस्टर लिया, देख रहा है अनिल शर्मा किधर है, ओके टिक कर दिया, खत्म हो गया उसका काम। नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो इलेक्शन रूल्स के अंदर ही दर्ज है, उसी का जेरोक्स निकाल के देना है। तो इट इज नॉट ए बिग थिंग, छोटा मोटा मिस्टेक्स हो जाता है, तो देर आर ऑलवेज अदर फ्रेंड्स हु आर अवेलेबल फॉर गाइडेंस। आजकल तो सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप्स तमाम हो गए हैं, गूगल ग्रुप्स तमाम हो गए हैं, इंटरनेट है, एवरीथिंग इज देयर सर, एवरीथिंग इज देयर। ओके, एनीबडी एल्स? मिसेस कापड़िया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मिसेस कापड़िया। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ, Can you hear me? Can you hear me now? Yes, madam. Sir, the provisional list has been prepared of our society, and in the provisional list, A, B, and C names are there of a particular flat. Can B stand for elections and vote also? Yes, ma'am. With the consent of the first primary member, he can do many things. All the things that you want. No It has to be restriction. given in writing or something? He has to give it in writing? Yes, ma'am. The primary holder has to give it in writing. Okay, fine. Yes. Thank you, sir. Basically, only and only the primary member derives all the right. Right. Okay? Okay, बड़बड़ sir. करना, लड़ना झगड़ना, ये करना वो करना, सब प्राइमरी मेंबर का राइट है। पर अगर वो और किसी को राइट दे देना चाहता है, हाँ. तो he can give. There is no restrictions on that. He can give it to any of his joint members, any of his associate member, Okay, and sir. so and so. Okay. Sir, Thank but you, there ma'am. was one more query I have, sir. Earlier in the share certificate, the name of A, B, and C. They say A died and A, B, and C appointed D. Now the committee has written the name of D on the share certificate, the first primary holder. Is this right? If it is written on the base of, let us say, a release deed or a gift deed or family settlement deed or a court degree or some sort of sale certificate or some sort of probate or something, then it is all right. अगर ये सारी नहीं है तो share certificate में No, it is alteration. only on the basis of nomination they've done, on the nomination form, because A, B, and C have given the nomination in favor of D. So now the share certificate A has expired. So they put D as the first named holder now, sir. Is this right? Yes, it is possible. That provision is there for nominal membership. Okay, So sir. he cannot sell the flat ever then. Okay. Thank you, sir. ma'am. Thank you, sir. Okay. Anybody else? Anybody has any other question before we conclude, please? Yeah, sir. Can I ask you, Namish Brahmabhat? Who is that? Namish? Namish. Yeah, Namish. Okay, go ahead, please. हाँ, हमारे यहाँ अभी एजीएम हुआ, इसके अंदर स्ट्रक्चरल का सब कोटेशन वगैरह सब निकाला,
उसमें उन्होंने ऑलरेडी आरओ को बुला के बिठा दिया है और अगले इलेक्शन के लिए उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया एंड ये जो प्रेजेंट कमिटी है वही सिलेक्ट कर रही है कि किसको अंदर लेना है। मतलब कोई नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, जैसे पहले खुद करते आए, ऑफिसर को बुला के बिठा दिया और सिलेक्ट करते थे, वैसा ही कर रहे हैं। तो ये क्या करेक्ट है? इलेक्शन के बगैर मैनेजिंग कमेटी सोसाइटी को गवर्न, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज नहीं कर सकते। इलेक्शन इज 1000% कंपलसरी। ओके, आज के दिन में 250 मेंबर तक की सोसाइटी का इलेक्शन होना कंपलसरी है। एक जमाने में ऐसा हुआ करता था कि एजीएम मीटिंग के टाइम पे आप आ जाओ, तुम आ जाओ, ऐसा कर लो, वैसा करो, कुछ ये सब चुन लिया करते थे। अब वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इलेक्शन रूल्स 2014 निकाला हुआ है। तो अगर आप चाहते हुए भी आप वो कमिटी के अंदर या जनरल बॉडी के अंदर मैनेजिंग कमिटी नहीं चुन सकते। तो उन्होंने आरओ को क्यों बुलाया बिना मतलब हमें नोटिस दिया या कुछ भी इन्फॉर्म किए बिगर आरओ को बुला दिया और बताया कि ये इसके और फीमेल को बिठाया हुआ है, लेके आए वो कि ये अभी अगला इलेक्शन का ये करेंगे, इनके प्रेजेंट में हमको करना है। ठीक है, अगर वो प्रोसीजर से कर रहे हैं तो वैलिड है, वो करेंगे प्रॉपर। अगर हाँ, आपको ऐसा लगता है कि वो गलत है और आरओ को मैनेजिंग कमेटी में अपॉइंट नहीं किया हुआ है, प्रोविजनल लिस्ट नहीं लगाया हुआ है, तो आप डिप्यूटी रजिस्ट्रार को कंप्लेन करके अर्जी दीजिए और सुनवाई लगाने का रिक्वेस्ट करिए उनको। ऑलवेज कॉल फॉर एन हियरिंग, जस्ट ऐसे सीधा सादा कंप्लेंट मत करो। एनीवे, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार। काफी वक्त भी हो गया है। Mr. Ramesh Babu, any concluding words from your side? Nothing like it, because see, even my name, मेरा भी नाम इलेक्शन पैनल में है नंबर 46 पे। Okay. मुंबई डिवीजन। अब मैंने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लिया हूँ और किताब भी मुझे दिया है, मैनुअल जो रहता है उसके अंदर सारे चीज Yes, sir. लिखा हुआ है। Yes, sir. और उसके अंदर भी काफी मुझे यानी कि ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी काफी कंफ्यूजन लग रहा है मुझे भी आज भी, यानी कि कुछ मैटर्स कुछ सोसाइटी में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स है। Yes, और sir. वो पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो किस तरह से अभी मुझे भी काफी लोगों ने कांटेक्ट किया है, बट आई टोल्ड देम कि आपके सोसाइटी का पहला रिजॉल्व करो। क्या आपके यानी कि जैसे कि रिकवरी नोटिस का है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का है, वगैरह वगैरह, कुछ सोसाइटी डिसाइड ही नहीं कर पा रही है, बट स्टिल दे आर डूइंग वर्किंग ऑन इट। और जब मेरा मीटिंग था तब मैंने 2 मीटिंग मैंने अटेंड किया था गूगल पे। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक मैं काफी सारे सोसाइटी के ऊपर लीगल एडवाइजर बोल के भी हूँ, तो मैं वहां पर इलेक्शन ऑफिसर बन के नहीं जा सकता हूँ। दैट इज ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बट अभी बीच में किसी ने ऑब्जेक्शन निकाला ना, शायद अनिल पातरडे साहब ने, जैसे कि इलेक्शन हो गया, आरओ आ गया और आरओ ने सब रिपोर्ट बनाया, सब किया वगैरह वगैरह, सब पैसे का भी जो भी एक्सपेंडिचर है, फिर फाइनली आरओ इज डिक्लेयर्ड। आरओ जो है वो डिक्लेयर करता है कि कौन कितने मेंबर्स आ गए वगैरह वगैरह, और उसके बाद सब रिपोर्ट वगैरह सबमिट करने के बाद कोई मेंबर मैनेजिंग कमेटी का बोलो या तो फिर सोसाइटी में जो भी मेंबर्स है उन लोग दे गो इनटू द अपील। अभी मेरा क्वेश्चन यही रेज होता है हमेशा कि अगर कोई अपील में जाता है तो दैट विल बेयर द एक्सपेंडिचर। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो सोसाइटी को वही बोलता हूँ कि अगर आरओ अपना ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद एक बार इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन कमिश्नर को सब पूरा डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट्स, डिपॉजिट अमाउंट वगैरह सब देने के बावजूद अगर कोई आरओ को भी पार्टी बनाता है उसके अंदर, ऑफकोर्स आरओ इज मेन पर्सन, उनके अगेंस्ट में ही पहला अपील फाइल होगी। तो मैं सब सोसाइटी को यही बोलता हूँ एटलीस्ट दे शुड बेयर सम मिनिमम अमाउंट पर डेट वाइज, या ट्रैवलिंग बोलो, कन्वेंस बोलो वगैरह वगैरह। तो काफी सारी सोसाइटीज वो क्या बोलते हैं कंसिडर करने के लिए तैयार है, बट कितना दिन तक चलेगा केसेस,
और फॉर मिनिमम अमाउंट अगर देते हैं तो उसमें मजा भी नहीं आएगा सर। जैसे कि अभी 10 मेंबर का सोसाइटी है, उनको मैं अगर 15,000 भी अगर बोल दिया, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है एटलीस्ट 60 डेज का प्रोसीजर है, और ऐसा प्रोसीजर दिया है कि आज नॉमिनेशन फॉर्म लो, कल उसका स्क्रूटिनी करो, फिर थर्ड डे को वोट पे लगाओ, फिर 5वां दिन के बाद ये करो, फिर विड्रॉ करो, फिर और कोई ऑब्जेक्शंस करो, अलग अलग टाइप का फॉर्म्स का, यानी यू आर बिजी विथ वन सोसाइटी फॉर एटलीस्ट फॉर 60 डेज टिल द कंप्लीशन ऑफ द फाइनल दिस थिंग। उसके पहले मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूंगा। अभी जो लिस्ट जो हमारा जो गैजेट में नाम जो आया, इट इज कॉल्ड इलेक्शन ऑफिसर्स लिस्ट। अभी ये भी मैं आपको डिफरेंशियल बताता हूँ, व्हाट इज इलेक्शन ऑफिसर एंड आरओ। इट इज नॉट वन एंड द सेम थिंग बेसिकली, इन कॉमन वर्ड इट इज वन एंड द सेम थिंग। इलेक्शन ऑफिसर मींस ही मेक्स ऑल प्लानिंग एंड एवरीथिंग जो भी कुछ है, प्रोग्राम शीट बनाता है वो, फिर मेंबर्स का लिस्ट वो डिस्प्ले करता है वगैरह वगैरह। और आरओ का मतलब ये है कि ही इज अ पर्सन हु इज डिक्लेयरिंग द इलेक्शंस कैंडिडेट्स, दैट इज द डिफरेंस। तो ये सारी चीज मैंने सीख लिया हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई सोसाइटी अभी हैंड मींस टेक ओवर नहीं किया है मैं इलेक्शन के लिए, बिकॉज स्टिल आई एम लर्निंग। इसके लिए आज मैं टाइम निकाल के मैंने बोला कि चलो हेमंत अग्रवाल जी ले रहे, तो फिर देन आई ज्वाइन कर लिया आज मैं, बिकॉज आई एम लर्निंग इन दिस प्रोसेस, आई एम रीडिंग ऑल द बुक्स, दीज आर विथ मी। और दूसरी बात ये है कि आज कोई भी सोसाइटी के अंदर, जैसे अभी किसी ने, एक साहब ने पूछा था कि सोसाइटी का अगर कोई मेंबर है, कोई चाहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर बने, इलेक्शन ऑफिसर बने, उनको भी कंपलसरी, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। और जब भी सोसाइटी के रिलेटेड के ऊपर रेजोल्यूशन पास होगा, 3 टाइप के रेजोल्यूशंस पास होता है, एक तो इलेक्शन ऑफिसर का, एक रेम्यूनरेशन का, बाद में उसके बाद फिर एक लेटरहेड पे लिख के डिप्टी रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है कि वी आर अपॉइंटिंग सो एंड सो पर्सन फॉर इलेक्शन के लिए वगैरह। काफी सारा प्रोसीजर्स इतना बढ़ा के रखा है। अभी कोई कोई सोसाइटी के पास पैसा ही नहीं है एक्चुअली इलेक्शन लेने के लिए, क्या करेंगे उन लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ही नहीं है। 10-15 जन का सोसाइटी का है, हार्डली कुछ बोलता है ना कि 500-1000 रुपया निकाल के भी उन लोग अपना मेंटेनेंस कर लेता है। हाउ दे कैन गो फॉर इलेक्शंस? So they can think of deregistering the society and registering it as an condominium or as an association. वहाँ पे ये सब complication नहीं है सर. It's more 1000% more simpler. Very simple actually. Apartment is very simple actually. Yeah, apartment में election rules नहीं है सर. There is no fee structure. Yeah, correct. And it is 1000% more simpler management. Yeah, only thing is you have to register your whatever you call it constitution before the sub-register. That's all. Yeah, and that is more simpler, no? Yeah. There are so many problems are there. Still, I am facing some problems. Abhi, for me, if anybody approaches me, definitely I will take a more money because I will give a good service. क्योंकि at least traveling तो भी निकलना चाहिए कि सोसाइटी में अगर समझो मैं बैंड्रा में रहता हूँ, अगर बोरीवली की अगर मुझे सोसाइटी मिली है, मुझे कम से कम 10 बार तो मुझे सोसाइटी में जाना पड़ेगा एटलीस्ट। सर आपकी बातें सारी सही है, लेकिन डिपार्टमेंट जो फीस स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर देता है, उस अगर डिपार्टमेंट बोलता है कि सर ये काम के लिए आपको 50 रुपए लेने हैं, अलग अलग क्राइटेरिया भी दिया हुआ, जैसे आपने 1 मिनट, अगर 50 रुपए लेने हैं तो आप उस 50 रुपए पे बाउंड हो गए, आप 51 रुपए नहीं ले पाओगे, ठीक है। But the ward election officer has discretionary authority to grant you all incidentals that happen with the election. पर जैसे एग्जाम्पल वीडियो शूटिंग करना है तो उसका अलग से पैसा है। आपने अपील की बात किया, अगर वार्ड इलेक्शन ऑफिसर बोलता है आरओ को कि भाई सुनवाई के टाइम पे हाजिर हो, तो हाजिर रहेगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर को स्टेटमेंट देना है उसको, करेक्ट, कि सर मैंने 4 बार में हाजिरी आया, मेरा ये एक्सपेंडिचर हुआ है, मैं डीम्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, उसका रेशियो ट्रैवलिंग का ये है, थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो वो भी मिल जाएगा। तो अगर उस रेशियो में ऐसा है कि भाई वो सर्वेंट को 50 रुपया कन्वेंस का अलाउड है, तो डीआर इज बाउंड टू सैंक्शन इट, और वो डीआर इज बाउंड टू सैंक्शन इट विथ डायरेक्शन टू द सोसाइटी कि भाई इसको पैसा दे दो इतना। रिटर्निंग ऑफिसर
वो सोसाइटी छोटी है या बड़ी उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसने ये सोचा है कि मेरे को इलेक्शन कराना है, खर्चा भी करना है सर आपको फिर। नहीं तो जैसे मैंने बताया सिंपल तौर तरीका पे, अगर पैसे नहीं है मेंबरों के पास में, तो आप सोसाइटी को डी रजिस्टर कर दो, अपना अपना चलाओ। करेक्ट। अगर अब पैसा है ही नहीं तो आप होटल में भी नहीं जाओगे ना सर जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खाना खाने के लिए होटल में नहीं जाओगे आप शॉपिंग भी नहीं करोगे। तो हम लोग डबल, जिसको कहते हैं ना डबल ढोल की, इधर से भी बजाना इधर से भी बजाना, ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते। या तो डिपार्टमेंट को ये सोचने दो कि नहीं भाई, वो कम से कम जैसे ऑडिट का फीस कैसे निर्धारित किया हुआ है, 100 रुपया पर मेंबर पर ईयर का ऑडिट का फीस निर्धारित किया हुआ है ऑडिटर का, पैनल ऑडिटर का। इसी तरह हमने डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट किया हुआ है, क्या पर मेंबर वाइज फीस डिटरमाइन कर दो इलेक्शन के लिए, प्लस इंसिडेंटल्स। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं भूल गया बताने के लिए। वंस इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होने के बाद फिर सोसाइटी इलेक्शन ऑफिसर के पास से कंसेंट लेती है। तो जब भी कंसेंट देने के टाइम पे इलेक्शन ऑफिसर को भी ट्रेनिंग लिया हुआ सर्टिफिकेट का एक कॉपी देना पड़ता है सोसाइटी को, और सोसाइटी को डिप्टी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने के टाइम पे भी वहां पर भी एक कॉपी देना पड़ता है। तो बीच में एक ने क्वेश्चन पूछा था कि वेदर सोसाइटी मेंबर्स के अंदर अगर कोई आरओ बनता है तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? तो जहां तक मेरा नॉलेज है 100% उनको जरूरत है, और सर्टिफिकेट की भी जरूरत है। ईच एंड एवरी इलेक्शंस जो भी होने वाला है ना, तो सर्टिफिकेट 100% कंपलसरी है, जहां तक मैं अभी जितना मेरे नॉलेज में है अभी आज तक, एज एन टुडे। सर आपको लगता है कि जिन्होंने भी ट्रेनिंग दिया है, जो भी एसोसिएशंस और फेडरेशंस ने ट्रेनिंग दिया हुआ है जी, इनको कौन से अधिकार के अनुसार इन्होंने ट्रेनिंग दिया, और इनका सर्टिफिकेट कहाँ तक वैलिड होता है डिस्प्यूट्स के टाइम पे? द की वर्ड इज डिस्प्यूट्स के टाइम पे इनका सर्टिफिकेट कहाँ तक वैलिड होता है? अभी सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब मेरा नाम लिस्ट में आने के बाद काफी सारे ग्रुप बने, काफी सारे गूगल मीटिंग्स हो गए, बड़े बड़े लोग ने भी उसको गूगल मीटिंग्स हैंडल किया, और काफी सारे व्हाट्सएप में भी मैसेज आ गया मुझे कि आप यहाँ से ट्रेनिंग करो, इतना पैसे लगेंगे। वी आर ऑथराइज्ड बाय द महाराष्ट्र स्टेट कमीशन, जो पुणे में हेड ऑफिस है इलेक्शन कमीशन। तो वहां से मीन्स इलेक्शन कमीशन ने, शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी को यानी कि कुछ ऐसा संस्था है जैसा मुंबई हाउसिंग फेडरेशन है, मैंने तो मुंबई हाउसिंग फेडरेशन से किया। यस सर। तो ऐसे कुछ है संस्था, उनको ऑथोराइज किया हुआ है कि आप इनको ट्रेनिंग लेके इनको आप गाइडेंस वगैरह दो करके, और उसके लिए एक नॉमिनल अमाउंट उन्होंने एक फीस चार्ज किया हुआ है, एंड दैट वी पेड आल्सो। ओके ओके। एंड मुंबई डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन में मैंने किया है, तो उन्होंने मुझे एक अच्छा एक मैनुअल बुक भी मुझे दिया है, और उसके अंदर सारी चीज कंटेंट सब कुछ है उसके अंदर, इंक्लूडिंग फॉर्म्स, बायलॉज नंबर्स, दिस दैट एंड एवरीथिंग। That Okay. This is the book I'll show you. Okay. You can see this. Yes sir. This is given by Mumbai Housing Federation. Yes sir. And nicely it is made. Nicely it is made. ये बुक अगर पढ़ेंगे तो फिर भी मैं, जैसे कि मैंने बोला, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और थियरिटिकल एक्सपीरियंस, इट इज अ वास्ट डिफरेंस होता है दोनों में। Yes sir. हेमंत भाई, एक रमेश बाबू के लिए क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ क्या प्लीज? अगर आज के विषय का संबंधित है तो प्लीज पूछिए। यस 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 एब्सोल्युटली। और मतलब बहुत छोटा सा ये है कि काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इवन गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इश्यू कर रहा है आफ्टर बिकमिंग एन आरओ, तो इसके लिए एग्जाम्स होती हैं ट्रेनिंग के बाद, या सिर्फ सीधा सर्टिफिकेट दे दिया जाता है? नहीं, पहले उन लोग 1-1.5 घंटे का एक सेशन लेते हैं, गूगल मीट लेते हैं उन लोग, और गूगल मीट लेने के बाद सब समझाते हैं किस तरह से इलेक्शन करना है, क्या करना है वगैरह, जैसे कि अभी हेमंत जी ने बताया वैसे ही बताया उन्होंने भी। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी होता है, और फिर बाद में उन लोग बोलते हैं कि हम जो बुक आपको देंगे मैनुअल, उसके अंदर सारा सब कुछ चीज रहेगा उसके अंदर। और जहां तक भी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन का मैं थोड़ा तारीफ इसके लिए करूंगा क्योंकि उसके अंदर एक नंबर दिया हुआ है एक डायरेक्टर का, कि उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर फर्दर अगर आपको कुछ भी अगर गाइडेंस चाहिए या कुछ डिफिकल्टीज है, तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम उनको फोन करके हम गाइडेंस ले सकते हैं उनसे एज ए आरओ। Okay, so which means there is no written or oral exam.
No, It no, is no, only the no, okay, no, okay. no, Okay. no, it is not. Okay. Thank you. It's only information how to conduct the elections. Right. That I'm aware of, but I just wanted to know since you are already here, so Yeah. just wanted to have a word to word with one, specific person. So now Thank you. one more thing वैसे slowly मुझे भी याद आने लग गया कि मैंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछा, और भी एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, शायद अभी मुझे याद भी नहीं है, वो शायद यही होगा कि लाइक जब आरओ बन के हम सोसाइटी में जाते हैं तो जो 500 रुपया 200 रुपया जो भी कुछ फीस जो डिपॉजिट अमाउंट हम बोलते हैं, वो डिपॉजिट अमाउंट लेना है तो कैसा लेना है, कैश में लेना है कि पे ऑर्डर लेना है कि डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर एंड डिमांड ड्राफ्ट इज वन सेम थिंग। तो मुझे कुछ जगह से ऐसा रेफरेंस मिला कि दैट यू कैन टेक बाय व्हाट यू कॉल पे ऑर्डर। किसी ने बोला कैश भी ले सकते हो, आप रिसिट भी दे सकते हो। अब क्वेश्चन मेरा ये था कि जब मैं सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा हूँ, सोसाइटी का एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर बन के जा रहा हूँ, तो किसके नाम पे पैसा लेने का? तो जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके खुद के नाम पे लेने का। अभी खुद के नाम पे लेने का बोले तो मुझे एक सोसाइटी का एक अकाउंट करना यानी कि ओपन करना पड़ेगा मेरा खुद का, खास करके एक पर्टिकुलर बैंक में। तो उसके बाद जो भी कुछ 10% के नीचे जो भी कोई कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शंस, उसको अगर 10% के से भी अगर कम होता है तो उनका जो डिपॉजिट जो हम लोग बोलते हैं इलेक्शन में जब्त हो गया है, उनका अमाउंट फॉरफिट होता है। वो फॉरफिट का अमाउंट भी जो है हमको महाराष्ट्र इलेक्शन स्टेट कमीशन में उसको डिपॉजिट करना है वगैरह। यू नो दीज आर सिली थिंग्स, स्मॉल थिंग्स ना, विच इवन बोलता ना माइक्रो लेवल का है वो। आज भी मैं स्टडी कर रहा हूँ उसको फॉर माई नॉलेज। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मीट करोगे तो डेफिनेटली मैं ज्वाइन करूंगा, और कुछ और भी कुछ मालूमात होगा तो इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ दिस टाइम, तो वी विल शेयर द थिंग्स इन फ्यूचर। सो रमेश बाबू का डायरेक्ट कांटेक्ट मिल सकता है प्लीज? हेमंत जी है, हमारा दोस्ती है वो। Okay, thank you. My number is very simple. If you want, I can just type it down over here. With Hemant bhai's permission, please. No. He's my close friend. There is no doubt about it. We share a lot of things. This is the number. Yeah, his number is there in the chat box for anybody to Yeah. Thank you. pick it up. Okay. I think friends, we should conclude today's session. Yes. और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए फिर। It's already 9:34. Okay. ठीक है. With the permission of our friends, we will conclude today's session. Thank you all for attending this knowledge sharing webinar. Thank you. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody, and bye-bye.